थैंक यू कौस्तुभ। ओके बट मेरी इच्छा यही है कि आप में से जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं कम से कम एटलीस्ट कोई एक अगर क्वालिफाई हो जाएगा ना तो मैं ये समझूंगा कि जितना 2 महीने लेकर के हम लोग रात रात के कंटिन्यू पढ़ते रहे उस टाइम पे भी जिस टाइम पे जनरली लोग कंफर्ट मतलब आराम करना चाहते हैं आपको रात में उस टाइम पे भी जगाया मैंने और पढ़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं आपको क्लास करनी है और आपको पढ़नी है और आप लोगों ने भी अच्छे से साथ दिया और अच्छे से कोऑपरेट किया पढ़ाई भी किया आप लोगों ने और डेफ़िनेटली ये बात तो श्योर है कि इस एग्ज़ाम को लेकर के तो अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा उस इस कंडीशन में नहीं है कि आपको कह पाएँ कि हाँ, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। लेकिन ये बात डेफ़िनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ से गेन की हुई है, ये फ़र्दर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएँगे लाइफ़ साइंस के फ़ील्ड में, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए देखना चाहेंगे या फिर आप सीएसआईआर नेट के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहेंगे या फ़र्दर कोई पीजीटी का ही एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी होगी और अगर आपने जो भी यहाँ पे आपको लेक्चर्स दिए गए हैं, उनके नोट्स भी अगर आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो वो नोट्स भी आपको फर्दर बहुत काम आएँगे। डेफ़िनिटली इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। ओके। एक बार आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप देखेंगे कि जो नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स का स्टैंडर्ड उतना टफ़ नहीं होता, जितना आपको यहाँ नेट में मेहनत करना पड़ेगा। जितनी जितने लोग भी यहाँ पे पीजीटी के पोस्ट पे बायोलॉजी या बाकी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग हैं मेरे ख़्याल से जो कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उनकी ये जो पढ़ाने वाली जो चीज़ है ना, उनको तब बेनिफिट मिलेगा जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए फ़ॉर्म भरेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, बहुत नॉर्मल आते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको टफ वाला चीज़ नहीं दिखाई देता है। हाय सुजाता, यू आर लुकिंग लाइक डॉक्टर। मुझे मुझे तो ऐसा लगा मेरी किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होने वाली पूछिए पूछिए मैडम। मुझे कोई बीमारी नहीं है फिलहाल। प्रॉपर है सौविक। हाँ हाँ हाय है कैसे हैं। बढ़िया। चलिए, सोवी के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके वो ये पता है कि हाँ, ये शायद एलिजिबल नहीं है बट उसके बावजूद भी इनकी डेडिकेशंस इस क्लास को लेकर के रहती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका देख कर के कि इनको मालूम है कि शायद ये एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी डेडिकेशंस है इस चीज़ को पढ़ने के लिए और रात-रात के 11-11 बजे तक भी इन्होंने क्लास किया हुआ है। सो आई एप्रिशिएट सोविक फॉर योर डेडिकेशंस टुवर्ड्स स्टडी और ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छी एक सिंबल्स है आपके एक अच्छे लर्नर का। तो इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहेंगे आपके। ओके अभी 12 लोग जुड़ पाए हैं और बाकी लोगों को भी आने देते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वैसे बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों ने मेरे ख़्याल से अभी अगर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप क्या करें एग्ज़ाम से पहले और क्या ना करें। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोगों ने एडमिट कार्ड पे लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा ही होगा और उसको अच्छे से फ़ॉलो किया होगा। उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सब लोगों के का जो सेंटर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितना है? तब 10 किलोमीटर के रेंज में है या उससे ज़्यादा है? माय गॉड 58 किलोमीटर। ओके, ओके तो जाने-वाने का कुछ मतलब कन्वीनियंस है? ओके। ओके, ओके बढ़िया वेरी गुड। मेरे ख्याल से तनुश्री कोलकाता की हैं राइट? ओके, तो बाकी लोगों का जो सेंटर है उनके मतलब उनके जो रेजिडेंशियल प्लेस है उससे नियर बाय में ही है या ज़्यादा दूर है? ओके, अगर नियर बाय में है तो फिर दिक्कत नहीं है। आप लोग बट उसके बावजूद भी आप लोग ये ध्यान मतलब रखिएगा कि टाइम से पहले आप निकल जाइएगा। ऐसा ना हो कि हाँ, आपको 8:45 का 8:30 अगर आपको दे रखा था, आप उस टाइम पे पहुँचिए। आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 30 मिनट्स पहले मतलब आपको सेंटर पे पहुँच जाना ताकि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे पहुँच करके वहाँ के एटमॉस्फियर में अपने आप को अडॉप्ट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद आप एंट्री कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम के देने जा रहे होते हैं ना घर से और अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं कोई ट्रैफिक हो जाए, कुछ भी अगर हो जाता है या फिर आपने सडनली कुछ ऐसे चीज़ें देख ली जिसका कि इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ जाता है।
तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पता लगा आप वहाँ पे जा कर के उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं और आती हुई चीज़ भी आपको क्या करती है मतलब परेशान कर सकती है। सो इससे बेटर होगा कि आप आराम से आप टारगेट रखिए जहाँ कहीं पे भी आपका सेंटर है। अब ऐसे इंडिविजुअल पूछेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप अपने आप को ये टारगेट रखिए कि आपको लास्ट एंड लास्ट 8 एएम तक वहाँ पे पहुँच जाना सेंटर पे, राइट? और आप अच्छे तरीके से वहाँ पहुँच करके वहाँ के माहौल में रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत ज़्यादा वैसे किसी से वहाँ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे आपकी एनर्जी उतनी लॉस होती है। सो कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, जितना एनर्जी आपके पास रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे उतना आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएँगे, राइट? और वैसे मुझे लगता है कि शायद शायद ऐसा श्योर नहीं है बट एक सिटी में बायोटेक का सिर्फ़ एक ही सेंटर बना हुआ है शायद, क्योंकि कुछ कुछ कैंडिडेट्स नहीं, नहीं बायोटेक का सेंटर अलग नहीं है, लेकिन जैसे बाकी सब्जेक्ट का ना एक ही स हाँ, बाकी सब्जेक्ट का एक एक सिटी में कई जगह सेंटर पे है, लेकिन बायोटेक के लिए एक सिटी में सिर्फ़ एक सेंटर अलॉट किए गए हैं, शायद। क्योंकि यहाँ जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वाराणसी से, यहाँ 3-4 कैंडिडेट्स हैं जो कि बायोटेक का फॉर्म फिल किए हुए हैं और टच में भी हैं। तो उन लोगों से मेरी बात हुई तो पूछा तो तीनों लोगों का एक ही जगह पे सेंटर गया हुआ है। सो इसके बेसिस पे मुझे ये समझ में आया कि शायद एक सिटी में बायोटेक का सेंटर सिर्फ़ एक जगह है और अलग हो भी सकता है, नहीं कह सकता कुछ कि हाँ, ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि वही है। वाराणसी में एक सेंटर अलॉट किया गया है और वहीं पे सभी लोगों का सेंटर है बायोटेक वालों का। ओके और एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके खाने पे बड़ा असर पड़ता है। मतलब आप कुछ भी चीज़ अगर आप खा के जाना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे कोई हेवी ऑयली चीज़ फूड खा के ना जाएँ। ऑयली चीज़ जो होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा लगाती है और आपको पता है कि अगर आप हेवी चीज़ खाते हैं ना, तो फिर आपकी सारी की सारी जो ब्लड का सर्कुलेशंस होता है ना, वो डाइजेशन की तरफ चला जाता है, तो ब्रेन को उतना सप्लाई ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। तो आप कोशिश कीजिए, मॉर्निंग का टाइम है, आप कोई लिक्विड चीज़ लेकर के जाइए, राइट? चाहे जो भी है, आप हेवी फूड ना खाएँ, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ, पूरा एकदम खिंच करके खाना खा लिया और जाकर 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 के एग्ज़ाम्स में पेपर देने के बजाय वहाँ पे अच्छे से मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, सो रहे हैं। हालाँकि ऐसा होगा नहीं, एग्ज़ाम्स का प्रेशर ऐसा होता है कि आप कुछ भी खा लीजिए, आपको नींद नहीं आने वाली है, अगर आप सच में तैयारी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस रहें। आप लिक्विड चीज़ लेकर के जाएँ, कोई हेवी ऑयली फूड ना खाएँ, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर लिक्विड चीज़ ना भी मिलता है तो फिर आपके जहाँ पे एक सेंटर है वहाँ पे आसानी से आस-पास में ऐसे ठेले पे केला मिल जाता है, आप उसको लेके बनाना खाइए, वो बहुत अच्छा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है और आपके ब्रेन को एकदम एनर्जाइज़ रखेगा ताकि आप जो भी चीज़ अब तक पढ़ कर के गए हैं, उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाएँ। ओके सो वो 3 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि डिसाइडिंग होगा। उस 3 आवर्स में आपको अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना होगा। आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ाई किया हुआ है और जो भी कुछ आपने सीखा हुआ है, उस चीज़ को देने का सिर्फ़ टाइम आपको 3 घंटे अलॉट की गई है। सो उसी 3 आवर्स में आपने कितना अच्छे से उस चीज़ को ग्रैब किया, कितने अच्छे से मैनेज किया, सब कुछ उसी से डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आप पेपर दे के निकलिए, आपको सारी चीज़ें आती हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसको-किसको बताएँगे कि हाँ, मुझे पेपर देने के बाद मेरे सारे सवाल मुझे मुझे आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि उस 3 घंटे में आपको किस तरीके से रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, जैसे गर्ल्स हैं, मेरे ख़्याल से वो लोग अपने पापा या भैया के साथ में जाना चाहते हैं, तो उनसे बोलें कि थोड़ा टाइम से वो निकल जाएँ या मतलब किसी के साथ में, हस्बैंड के साथ में, फादर के साथ में ब्रदर के साथ में, जिसके साथ भी जा रही हैं, आप टाइम से निकलिए और सेंटर पे पहुँच करके आप वहाँ से रिलैक्स होइए। पहले से आप यहाँ घर से लेट से ना जाइए कि नहीं चलो अभी तो आधे घंटे का टाइम है, तो बाद में भी हम निकलेंगे तो पहुँच जाएँगे। रास्ते में क्या होगा पता नहीं, कोई जानता नहीं है, तो आप इस चीज़ को लेकर के दूसरे पे ना रखें। ओके, सो अभी काफ़ी कुछ बातें हो गई, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर लें। वैसे तो मैंने बोला था कि आपको लास्ट डे पे कुछ पढ़ाएँगे नहीं, लेकिन फिर मेरे मन को सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे लगा कि अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं आपको देने के लिए, तो उसे मैं दे देता हूँ और इस उम्मीद से कि आज की जो क्लास होगी कम से कम आपको कुछ प्रॉब्लम आपको दे कर के जाएगी एग्ज़ाम्स में और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। डेफ़िनेटली वो सिस्टम जारी रहेगा बट इस जर्नी की स्टार्टिंग मैंने संडे से की थी, आप लोग नहीं थे, सुजाता थी, वंदना थी, ये लोग थे और द डे वाज़ द संडे हम लोग जब फर्स्ट टाइम पे इंटरैक्ट हुए थे एक-दूसरे से इस चीज़ को लेकर के बात करने के लिए और लकीली आज इस सेशन का पूरा वाइंड अप हो रहा है, तो आज भी संडे है। सो ये बड़ा अच्छा एक कोइंसिडेंस है। बाकी आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो तो फिर एक नई जर्नी होगी, उसको देखा जाएगा। ओके, तो टाइम
हाँ, मैंने तो ये सोचा हुआ है अगर आप लोगों का मूड ठीक रहा पता लगा मैंने बोल दिया कि हाँ, क्लास लेना है और आप लोगों का मूड एकदम से एकदम ऑफ हो गया कि सर क्या ही क्लास करें अब, डेढ़ महीने में क्लास करके कुछ कर नहीं पाए तो आप क्या करेंगे? ये वाली सिचुएशन सिचुएशन अगर रहेगी तो आप रहने दीजिएगा। अच्छा, ये वंदना आज अलाउ है आप अपने कैमरा को ऑन कर सकती हैं अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में हैं तो? अच्छा, अच्छा, कोई नहीं, तो फिर मैं समझ सकता हूँ। ओके, कल की क्लास मैंने वैसे सोचा हुआ है कि आप लोग 12 बजे से आ जाएँगे, तो इवनिंग में 5 या 6 बजे के आस-पास क्लास रखने के लिए मैंने सोचा है। अभी आप लोग बताएँगे कि अगर आप लोगों की अवेलेबिलिटी है, तो पेपर तो वैसे मिलेगा नहीं, राइट? बट आप लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस जो है उसे शेयर कर सकते हैं और कि कितना हाँ, कि कितना टफ़र ज़ोन रहा और कितना चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स में कर पाएँ। यहाँ के पढ़े हुए कंटेंट से आपका चीज़ अच्छे से सॉल्व हो पाया, तो अगर आप उसे शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर क्लास लगेगी। मैं तो चाहूँगा कि ये क्लास आप लोगों की हो जाए। अच्छा, ओके। हाँ, बट मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट कल रहेगी ना, वो शायद नेक्स्ट डे मेंटेन नहीं रह पाएगी। जो चीज़ बताने के लिए अंदर दिमाग में चल रहा होगा ना एग्ज़ाम से निकलने के बाद, वो शायद कल थोड़ी ज़्यादा रहेगी और परसों होते-होते फिर तो वो अपने आप से ही सैचुरेट हो चुका है, चलो छोड़ो जाने दो, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपको रिकॉर्डेड जो सेशन होगा वो मिल जाएगा कौस्तुभ और अच्छा होता है कि आप भी इंटरैक्ट करते। सो सब लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ओके। चलिए देखते हैं कल कितने लोग जुड़ पाते हैं। तो अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको अभी यहाँ पे कन्वे करना था और वो इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी आप लोग चाहें तो अपने कैमरे को ऑफ कर सकते हैं। अब सिर्फ़ हम लोग अभी यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो जैसा कि आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि वन लाइनर होंगी और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशंस यहाँ से मिल के जाएगा। सो जो टॉपिक मैंने क्लास में फुल लेंथ में आपको नहीं पढ़ा पाया, उनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द जेनेटिक्स और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे पीएच, बफर और एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके फर्स्ट वाले यूनिट पे, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। सो ये 3 आज आपके टॉपिक हैं, जिनको मैंने फुल लेंथ में आपकी क्लास में नहीं डील कर पाया। उनको यहाँ पे क्या करेंगे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, तो जो-जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से आपके प्रॉब्लम बन सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए अरेंज करके रखा हुआ है। सो नंबर फर्स्ट आपका आता है दैट इज़ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इससे आपको एक नाम और भी दिया जाता है दैट इज़ द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ अ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के नाम से भी आप इसको जानते हैं। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब आप F1 जनरेशंस की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे सभी के सभी जो प्रोजेनी आएँगे आपके क्या होंगे, सब हेटेरोज़ाइगस होंगे और सबका नेचर कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। मीन्स ये कि जो भी कैरेक्टर आपका डोमिनेंट कोड कर रहा होगा, वो सारे के सारे कैरेक्टर आपको फर्स्ट जनरेशंस में दिखाई देंगे और उसका उनका जो नेचर होगा, कैसा होगा, दैट इज़ द हेटेरोज़ाइगस होगा। अगर उसी हेटेरोज़ाइगस वाले कैंडिडेट्स का अगर सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, तो जिसको आप F2 जनरेशंस बोलते हैं, मीन्स F2 जनरेशन में जो बनेगा, वो F2 जनरेशन से बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे, उनका जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा, मीन्स जो कैरेक्टर दिखाई देगा, उनका रेशियो होगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा दैट इज़ द 1:2:1। यहाँ पे 1 से मतलब ये है कि टोटल जो नंबर ऑफ अगर नंबर होगा तो 1 में होगा, परसेंटेज अगर हो जाएगा तो आपका 25%, 50% एंड 25%। ये वाला जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। सेकंड वाला जो होगा आपका वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। थर्ड वाला जो होगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने कैपिटल टी वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, तो आपको पहला वाला इस तरीके से दिखाई देगा, दूसरा वाला आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तीसरा वाला आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको बताता है दैट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो और ये दोनों मिला करके आपके कैरेक्टर कैसे आएँगे, सिंगल एक आएगा मीन्स वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ये आपको दोनों मिला करके क्या होगा, आपका रिसेसिव वाला कैरेक्टर होगा। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे रेशियो आपको दिया था 3:1। तो यहाँ से भी सवाल आपसे बनते हैं। कभी-कभी आपको डायरेक्टली ये ना पूछ करके ये रेशियो दे करके पूछता है कि हाँ, ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। तो फेनोटाइपिक रेशियो मीन्स जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, जीनोटाइपिक रेशियो जिसका जो फैक्टर या जो जीन उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल उसे आप जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी की बात करें तो ये आपका एक क्या है, जीनोटाइप है और इसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर है दैट इज़ द टॉलरेंस है, तो ये प्लांट की जो हाइट होगी ये आपका क्या कहलाएगा, फेनोटाइप कहलाएगा।
सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपका ये रेशियो होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है बैक क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि बैक क्रॉस किसके-किसके बीच में हम लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी क्रॉस आपने कराया हुआ है दैट इज़ F1 जनरेशंस का विद एनी ऑफ द पेरेंट्स मीन्स किसी से भी मतलब चाहे वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस आपके रिसेसिव होंगे। सपोज अगर आपके ये पेरेंट्स दोनों हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, तो यहाँ से बनने वाले जो आपकी जो प्रोजेनी होगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगी दैट इज F1 जेनेसिस। तो F1 जेनेसिस का इन दोनों में से किसी से भी चाहे इससे चाहे अगर आप इससे कराते हैं तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और इस क्रॉस को कराने के पीछे सिर्फ इतना होता है कि जो अच्छी क्वालिटी होती है जो वेराइटी गुड होती है, मतलब कि जैसे डोमिनेंट वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर बेटर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बैक क्रॉस को कराने का सिर्फ एक पर्पज होता है, प्लांट ब्रीडिंग इस टेक्नोलॉजी का मतलब इस क्रॉस का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है कि जो भी कैरेक्टर बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको फिर से नेक्स्ट जनरेशंस में क्या कराया जाए, रीइंट्रोड्यूस कराया जाए। इस पर्पज के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक क्रॉस होता है जहाँ पे F1 जनरेशन का जो क्रॉस कराई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से कराई जाती है। तो जब आपका ये वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ये F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन का क्रॉस अगर सिर्फ ये रिसेसिव वाले से करा दिया जाए तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो टेस्ट क्रॉस एक आपका बैक क्रॉस का क्या है, स्पेशल केस है जहाँ पे F1 जनरेशन का जो क्रॉस होगा वो रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है। और ये कराने का पीछे का सिर्फ रीजन सिर्फ ये होता है, ये जानने के लिए कि वो आपका जो गैमिट्स है या जो आपके पेरेंटल हैं वो होमोजाइगस स्टेटस में है या हेटेरोजाइगस स्टेटस में है। तो होमोजाइगसिटी एंड हेटेरोजाइगसिटी को चेकआउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस आप कराते हैं। सो आपके एग्जाम्स में सवाल ऐसे आता है कि टू नो अबाउट द होमोजाइगसिटी और हेटेरोजाइगसिटी ऑफ गैमिट्स ऑफ पेरेंट्स विच काइंड ऑफ अ टेस्ट यू कैन कंडक्ट। तो इस तरीके के सवाल आपके बन करके आते हैं। तो आप वहाँ पे जान लीजिए कि टेस्ट का नाम ही हो जाता है चेकआउट करना। तो क्या चेकआउट आप कर रहे हैं, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो उस चीज़ को चेकआउट करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आप F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका और रिसेसिव जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस करा देते हैं। सो अगर आपका जो इंडिविजुअल्स है वो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है और देन अगर टेस्ट क्रॉस वहाँ पे कराया जाएगा तो पूरी तरीके से आपका क्या मिलेगा, दैट इज द 100% डोमिनेंट करेक्टर वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर दूसरा अगर इंडिविजुअल आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है देन आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, 50% आपके डोमिनेंट करेक्टर मिलेंगे, 50% क्या मिलेंगे, रिसेसिव करेक्टर मिलेंगे। और इन केस ऑफ डाई हैबिट क्रॉस टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा वो बेसिकली 1:1:1:1 हो जाता है, जबकि आपको नॉर्मल जो आपके डाई हैबिट क्रॉस होते हैं फिनोटिपिक या जीनोटिपिक के वो रेशियो अलग होते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का आपको रेशियो दे करके भी कभी कभी प्रॉब्लम बना करके पूछा जाता है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब सिर्फ दोनों के लिए वही रहेगा कि आपका जो F1 जनरेशन में आएंगे और उनके जो रिसेसिव पेरेंट्स होंगे उनका क्रॉस कराएंगे। और अगर डाई हाइब्रिड अगर होगा तो वहाँ पे जो रेशियो बन करके आएगी 1:1:1:1 आएगी, मतलब चारों जो फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखे जाएंगे। मतलब चाहे अगर आप येलो राउंड ले रहे हैं, येलो रिंकल ले रहे हैं, ग्रीन राउंड ले रहे हैं, ग्रीन रिंकल ले रहे हैं, तो सबका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे वो क्या आएंगे, सेम सेम रेशियो में आते हैं। सो डाई हैबिट क्रॉस पर आते हैं जहाँ पे अगर आप किसी भी जेनेटिक्स का ऐसा रिएक्शंस या ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पे दो जीन्स के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको आप डाई हैबिट क्रॉस के नाम से जानते हैं। और ये आपका क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ऊपर वाला आपने जो मोनो हैबिट पढ़ा वहाँ पे सिर्फ सिंगल एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ऐसे क्रॉस को हम डाई हैबिट क्रॉस के नाम से जानते हैं। सो डाई हैबिट क्रॉस के F1 जेनेसिस में सभी के सभी जो प्रोजेनी आएंगे वो सब क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, और नेचर कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो जो भी कैरेक्टर उन दोनों जीन के द्वारा डोमिनेंट फैक्टर द्वारा कोड किया जा रहा होगा वो सारा कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में दिखाई देता है। जैसे जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ रखा है येलो राउंड का, तो ये येलो और राउंड क्या है, आपके डोमिनेंट जीन होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रीन एंड रिंकल वाले के। तो इस तरीके से आपको जो F1 जनरेशन में आता है वो हेटेरोजाइगस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, दैट इज द डोमिनेंट वाला। तो F1 जनरेशन में सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी, हेटेरोजाइगस आएंगी, और कैरेक्टर जो आपको दिखाई देगा वो डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर को दिखाई यहाँ पे दे जाता है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक जो रेशियो होगा वो बेसिकली आपका 9:3:3:1 होता है। कभी कभी आपसे इसमें सवाल बनता है कि इसमें से कौन से कितना परसेंट में आपका न्यू कैरेक्टर होगा, कितना परसेंट में कैरेक्टर आपका पेरेंट्स का होगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट वाला मीन्स 9 और इसके बाद लास्ट वाला मीन्स फर्स्ट, ये दोनों आपके क्या है, पेरेंटल फिनोटिपिक होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो 6 बनते हैं मीन्स 3:3 ये आपके क्या होते हैं, रिकम्बाइंड वाले होते हैं। मतलब इन पे इनका जो कैरेक्टर होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं। तो अगर 16 आपके टोटल नंबर ऑफ प्लांट बने F2 जनरेशन में तो उसमें से आपका 10 जो होता है वो कितना बनेगा, क्या बनेगा आपका, दैट इज द पेरेंटल टाइप का बनेगा, और 6 जो बनेंगे आपके क्या बनेंगे, दैट इज द
रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनेंगे। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ आपको प्लांट अगर आपको दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने परसेंट या कितना नंबर आपका रिकॉम्बिनेंट वाले का होगा, तो इस रेशियो से आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको एक डेटा क्या मिल करके आया कि आउट ऑफ 16 जो प्लांट है उसमें से आपके 10 क्या है, दैट इज द आपका पेरेंटल वाला टाइप का है, और आपके जो 6 हैं वो क्या है, आपके रिकॉम्बिनेंट वाले टाइप के हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे डेटा है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। और इसी परसेंटेज के बेसिस पे अगर आपको मान लीजिए सपोज 400 प्लांट अगर आपको दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है, तो F2 जनरेशन में कितने आपके क्या बनेंगे, P बनेंगे मीन्स पेरेंटल बनेंगे, और कितने आपके R बनेंगे मीन्स रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से बता सकते हैं। तो इस रेशियो में जो चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है। ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि टोटल प्लांट में से आपका 10 जो बना वो कैसा बना आपका, दैट इज द पेरेंटल बना, और 6 आपके कैसे बने, आपके रिकॉम्बिनेंट बने। तो आप इनका यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, वही सेम परसेंटेज का रेशियो कितना भी नंबर ऑफ प्लांट आपको देगा तो ये आपका फॉलो करेगा। तो आपको जो चीज़ जानना था वो ये कि F2 जनरेशन में जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है वहाँ पे आपको जो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1 का मिलता है, जिसमें से 9 आपके जो होते हैं, और फर्स्ट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ जो होगा लास्ट वो आपका क्या होता है, पेरेंटल होता है, बीच वाले जो होते हैं आपके क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। तो इससे आप नंबर या परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जीनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा, दैट इज 1:2:2:4:2:2:1:1:1, ये आपके क्या होंगे, जीनोटाइपिक रेशियो होंगे। ये एग्जाम्स में आपके बहुत रेयरली आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेटा मैंने आपको दे दिया है कि अगर आपके एग्जाम्स में आए तो आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। यहाँ पे भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि फर्स्ट एंड जो आपके लास्ट है, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट वाले क्या होंगे, आपके पेरेंटल टाइप के होंगे, मीन्स ये और आपके ये जो होंगे वो पेरेंटल टाइप के होंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए होंगे वो सब रिकॉम्बिनेंट टाइप के जीनोटाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोटाइप का मतलब जैसे यही है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये आपके क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। तो इनका अगर आप रेशियो निकालेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में तो ये रेशियो निकल करके आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ये भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये क्यों कराया जाता है और क्या इसका पर्पज होता है। तो बेसिकली ये जो क्रॉस होता है वो आपके दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में कराया जाता है। मान लीजिएगा आपका एक इंडिविजुअल ए है और दूसरा इंडिविजुअल आपका क्या है, बी है, और इन दोनों ही इंडिविजुअल के 50% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप मेल मान सकते हैं और 50% जो कैंडिडेट होते हैं उनको आप फीमेल मान लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इनका आप आपस में क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस करा करके जो चीज़ होती है उसको आप रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं। और ये क्यों कराते हैं, ये इसलिए कराते हैं, मेड टू एलिमिनेट द साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स एंड नो टू वेदर द एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। तो ये आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यही से सवाल आपका बनता है कि रेसी जब अगर आपको किसी जीन के लोकेशंस के बारे में पता करना हो, किसी एलील्स के, कि वो एलील्स आपका जो प्रेजेंट है, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या ऑटोसोम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो आप किस टाइप का क्रॉस कराते हैं जेनेटिक्स के केस में। तो उसके लिए आपको आंसर दिया जाता है, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने का जो मेन पर्पज है वो ये जानना होता है कि जो एलील्स किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो एलील्स की लोकेशंस आपके सेक्स क्रोमोसोम्स पे है या ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे है, इसको जानने के लिए आप कराते हैं। और कराने का जो लॉजिक है वो यही है कि दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं और उन दोनों ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के 50% पॉपुलेशन को आप मेल मानते हैं और 50% पॉपुलेशन को आप फीमेल के मान के क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो वहाँ पे आप जो साइटोप्लाज्मिक जो ट्रेट्स होते हैं उनको एलिमिनेट आउट करने के लिए, निकालने के लिए, उनको देखने के लिए परफॉर्मेंस कराई जाती है। और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि हाँ, जो आपके क्रोमोसोम्स एलील्स जो प्रेजेंट हैं वो आपके ऑटोसोम्स पे हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के थोड़े से लॉ को मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। ये उनका डेविएशंस होता है। तो नाम से समझ में आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पकड़नी है वो यही है कि दोनों जो पेरेंट्स जिनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा होगा, बनने वाला जो F1 जनरेशंस होगा उन दोनों ही कैरेक्टर का क्या होगा, एक इंटरमीडिएट होगा। ना तो पूरी तरीके से किसी डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा, ना तो पूरी तरीके से किसी रिसेसिव कैरेक्टर का होगा। तो दोनों ही इंडिविजुअल्स को मिल करके एक नया कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। आप ऐसे काइंड ऑफ फिनोमिना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा कि F1 जनरेशन से बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली आपके कैसे होते हैं, दैट इज द दोनों पेरेंट में से किसी एक में होते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आपने यही देखा कि जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स थे वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करते थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा डोमिनेंस है जहां पर आपके जो F1 जनरेशन से बनने वाले जो प्रोजेनी होते हैं उनका कैरेक्टर जो होता है वो दोनों ही पेरेंट्स से टोटली क्या होता है, डिफर होता है। तो जैसे अगर हम लोग ये एग्जांपल के रूप में ले, यहाँ पे स्नैपड्रैगन के फ्लावर का
कलर होता है, दैट इज़ अ रेड फ्लावर फ्लावर के कलर का अगर आप व्हाइट वाले फ्लावर से क्या करते हैं, करा देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी आपकी बन करके आती है, उनका जो कलर होता है दैट इज़ द पिंक हो जाता है। तो पिंक ना तो आपको रेड को रिप्रेजेंट करता है, ना ही आपके व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये इन दोनों का क्या होता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। ये एक ऐसा एक लौता एक सिंगल ऐसा जेनेटिक्स के फील्ड में एक ऐसा क्रॉस है या एक ऐसा रूल है जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जीनोटाइप और फेनोटाइपिक के जो रेशियो होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। बाकी जितना भी क्रॉस आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको जीनोटाइप का रेशियो अलग दिखाई देगा, फेनोटाइप का रेशियो अलग दिखाई देगा। तो इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम्स में सवाल बनते हैं कि ऐसा कौन-सा लॉ है या ऐसा कौन-सा फिनोमेना है जेनेटिक्स में जहाँ पर आपका जीनोटाइप और फेनोटाइप के रेशियो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका जो जीनोटाइप फेनोटाइप का रेशियो होता है दैट इज़ 1:2:1, ये दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने का सिंपल तरीका यही है कि जब भी आप किसी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और अगर उससे बनने वाले जो F1 जनरेशंस के इंडिविजुअल्स होंगे, अगर उनका कैरेक्टर दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करता है, उन दोनों का इंटरमीडिएट अगर हो जाता है तो उसे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपको दिखाई देगा वो दैट इज़ द 1:2:1, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक जो होगा आपका अलग एक पेरेंट का होगा, दो जो होगा आपका दूसरे पेरेंट्स का होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपके इंटरमीडिएट कहलाएंगे। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि ये इसका एग्जांपल्स भी कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर कलर है, ये ऐसा मैंने आपको रेड और पिंक का व्हाइट का एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कोडॉमिनेंट, तो एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे आपके दोनों जो पेरेंट्स होते हैं मीन्स होमोजाइगस कंडीशंस में, वो दोनों ही ना तो एक-दूसरे पर क्या है कंप्लीट डोमिनेंट फिनोमेना शो करते हैं, ना कंप्लीट रिसेसिव शो करते हैं। उनकी दोनों की प्रेजेंस F1 जनरेशन जब जाती है तो दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस आउट होते हैं साइमल्टेनियसली एंड इक्वली। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। तो एक जेनेटिक्स में एक ऐसा क्रॉस या एक ऐसा फिनोमेना जिसमें दो इंडिविजुअल्स या दो होमोजाइगस जो जीन हैं जब आपस में मीट करते हैं तो दोनों का इक्वल इक्वल क्या हो, एक्सप्रेशन हो, दोनों अपने अपने एक्सप्रेशन को शो ऑफ करें, तो उसे आप कोडोमिनेंट के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल शो करता है आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप का सिस्टम। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स आपको जो कॉमन है यहाँ पे दे दिए गए हैं। एमएन जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो भी आपका कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये भी आपका कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, और सिकल सेल एनीमिया भी आपका क्या है, एक कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल शो करता है। तो ये एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखिए, इन एग्जाम्पल से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिंक्ड जीन और लिंकेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे जीन्स जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और उन जीन की जो लोकेशंस होती है मीन्स उनका जो ओरिएंटेशंस होगा वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, और यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और इनमें ना तो कोई वेरिएशंस होती है। जिस तरीके से ये आपके पेरेंटल जीन क्रोमोसोम से पाए जाते हैं वैसे एज इट इज़ ये नेक्स्ट प्रोजेनी वाले क्रोमोसोम में भी क्या हो जाए, सेम प्लेस पे ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे जीन्स को आप लिंक्ड जीन बोलते हैं और उस फिनोमेना को आप बेसिकली लिंकेज के नाम से जानते हैं। सो जीन्स विच डू नॉट शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपके स्टेटमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं कि ऐसे जीन्स जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करेगा उसे आप कौन सी जीन के नाम से जानेंगे। तो आपसे डायरेक्टली ये लिंकेज नहीं पूछता है कि लिंकेज क्या होता है या लिंक्ड जीन क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आप ऐसा हो रहा है तो आप उसको क्या कैटेगरी बोलेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लिंकेज का क्या है, एक तरीके का मतलब बोल सकते हैं या ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का जो लिमिटेशन है वो क्या है, लिंकेज है। तो लिंकेज बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे जीन्स को बेसिकली हम लोग लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। सो प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, इनकी जो लोकेशंस होगी वो सेम क्रोमोसोम्स पे होगी, एंड सो अ डाइहाइब्रिड रेशियो, डाइहाइब्रिड रेशियो जो होगा इनका कैसा कहलाएगा, दैट इज द 3:1, जबकि नॉर्मल कंडीशन में 9:3:3:1 शो करते हैं। और इनका जो कि लिंक्ड जीन जो होंगे अगर आप उनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो उनका रेशियो कैसा आएगा, दैट इज द 1:1 आएगा, जबकि नॉर्मल कंडीशन में 1:1:1:1 आपने अभी जस्ट देखा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर कोई लिंक्ड जीन है और अगर कोई अनलिंक्ड जीन है, अगर इन दोनों का क्रॉस अगर आप कराते हैं तो वहाँ पे आपको F2 जनरेशन में दिखाई देने वाले फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में क्या मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई आपका मान लीजिए यहाँ पे अनलिंक्ड जीन है मीन्स जिनमें लिंकेज नहीं हुई है, दूसरा आपका क्या है कोई यहाँ पे लिंक्ड जीन है, तो अनलिंक्ड जीन वाले का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, दैट इज द 9:3:3:1 आता है। ये इनका आपका डाइहाइब्रिड का रेशियो होगा। बाकी टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आता है। तो ये इनका नॉर्मल कंडीशंस है। जबकि अगर आप कोई जीन अगर लिंक्ड फॉर्म में है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज द 9:3 हो जाता है, और यहाँ पे रेशियो जो आपको दिखाई देगा दैट इज 1:1 दिखाई देता है। तो आपको याद कैसे रखना है, आपने अभी जस्ट देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आपको आता है क्या आता है, दैट इज 3:1 आता है, राइट।
तो 3:1 का रेशियो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मोनो हाइब्रिड दिखाई देता है। बाकी ये आप 1:1 रेशियो को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये आपका लिंकेज के लिए या लिंक्डइन के लिए क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। एंड प्रोजेनी जो होगी वो कंसिस्ट करेगी सिर्फ पैरेंटल टाइप का, यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बनते हैं। ऐसे जीन्स जो कि लिंकेज के फिनोमिना को फॉलो करते हैं, उन लिंकेज का जनरेशन टू जनरेशन में जितनी बार भी ट्रांसफर हो रहा होता है, वहाँ पे कोई भी वेरिएशन दिखाई देखने को नहीं मिलती हैं। उन जीन्स में आपका ना तो कोई वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, मीन्स क्रॉसिंग ओवर होगा, दैट इज वाई वहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट टाइप के नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप का जीन वहाँ पे बनता है। तो प्रॉब्लम आपको बना करके यहाँ से भी दिया जाता है कि अगर दो कोई जीन्स किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जनरेशन टू जनरेशन उन कैरेक्टर में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे करके जाता है। तो आप बताएंगे कि ये बेसिकली आपके ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि लिंक्ड जीन के द्वारा क्या किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं। और लिंक्ड जीन के थ्रू जो भी कैरेक्टर कोड किए जाएंगे, उनमें कोई भी वेरिएशन आपको जनरेशन टू जनरेशन दिखाई देखने को नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंकेज ग्रुप आपसे पूछा जाता है किसी भी इंडिविजुअल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे करके, तो किसी भी इंडिविजुअल्स में लिंकेज जो ग्रुप होगा वो उसके टोटल जितने भी आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस एन नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उसके लिंकेज ग्रुप में क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी आपको वहाँ पे 2n नंबर दे रखा होगा, उसका जस्ट आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे लिंकेज ग्रुप को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि हम लोगों के केस में लिंकेज ग्रुप कितना होगा, दैट इज द 23 होगा, और पी में कितना होगा, दैट इज 7 होगा, मतलब इनका जो 2n का नंबर होगा कितना होगा, 14 होगा, इनका जो होगा कितना होगा, 46 होगा। तो ये जो नंबर आपको बता रहा है, मीन्स लिंकेज जो ग्रुप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जितना भी आपको क्रोमोसोम्स दे रखा होगा किसी इंडिविजुअल्स का, उसके बेसिस पे आप n निकाल करके उसके लिंकेज ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम्स में सवाल आपसे यहाँ से भी बनता है। क्रोमोसोमल थियरी क्या कहती है लिंकेज के लेकर के, किसने ये दिया था, इसके बारे में सवाल आपसे बनता है। सो मॉर्गन साहब एंड कैस्टल साहब है जिन्होंने ये क्रोमोसोमल थियरी दी थी लिंकेज के लिए, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बताया था। उन्होंने बोला कि बेसिकली आपका जो लिंकेज में पार्टिसिपेट करने वाले जीन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाए जाते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लिंकेज की जो प्रॉपर्टी होती है, लिंकेज की जो डेंसिटी होती है, वो घटती जाती है। तो लिंकेज के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि लिंकेज जो होता है वो 1 डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स में क्या होता है, रिलेशन रखता है। तो दो जीन्स के बीच में अगर लिंकेज बढ़ती जाएगी तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, कम होती जाती है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो लिंक्ड रखने वाले, मतलब जो लिंकेज में पार्टिसिपेट करने वाले आपके जीन होते हैं, वो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और उनमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलती है, और जनरेशन टू जनरेशन सेम उसी लोकेशंस पे और सेम एज इट इज उसी फॉर्म में क्या होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट थे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज के बारे में। और लिंकेज को यहाँ पे हम लोग टाइप अगर देखें तो बेसिकली आपका ये कंप्लीट टाइप का होता है। सो कंप्लीट टाइप का मतलब यहाँ ये हुआ कि ऐसे लिंकेज जो कि बेसिकली वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो, मतलब जरा सा भी कोई इसमें रेयरली भी कोई अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होगी, पूरी तरीके से लिंक्ड फॉर्म में होंगे, तो ऐसे लिंकेज को हम लोग कंप्लीट लिंकेज के नाम से जानते हैं। हालांकि बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे कोई जीन्स नहीं पाए जाते हैं जो कि आपके कंप्लीट लिंकेज का फिनोमिना शो करे। एक एक्सेप्शन आपको सिर्फ यहाँ पे दिया गया है ड्रोसोफिला का, जहाँ पे स्टडी के दौरान ये पाया गया कि हाँ यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज होता है। सो ये रेयर होता है, लेकिन ड्रोसोफिला में क्या है, प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है ये इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के कि इनहेरिटेड एज सच फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी क्रॉसिंग ओवर। जिस तरीके से ये पेरेंट्स में प्रेजेंट होता है, एज सिमिलर ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे लिंकेज जो होगी इनकम्प्लीट होगी, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जहाँ कहीं पे भी इनकम्प्लीट का बात आ जाए, इसका मतलब वो फिनोमेना प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अगर लिंकेज नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जीन क्या करेंगी, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करेंगी, और उनमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस क्या होगी, हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज आपको बताया जा रहा है कि ओकेजनली पाए जाने वाले क्रॉसिंग ओवर होते हैं बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही हो जाता है बेसिकली कि आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होंगे, उनके बीच में आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, सेगमेंट का एक्सचेंजेस होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। तो सपोज कि अगर आपके दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जबकि ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपका इन दोनों के बीच में क्या
क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये कभी-कभी पाए जाने वाले ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर होते हैं जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन स्ट्रक्चरल क्रोमैटिड्स के बीच में परफॉर्म किया जाता है। और इससे क्या होगा आपका कि पैरेंटल्स भी बनेंगे और रिकॉम्बिनेशन टाइप के भी बनते हैं। लेकिन परसेंटेज आपसे यहाँ पे पूछा जाता है तो इस केस में आपका जो पैरेंटल टाइप होगा उनकी परसेंटेज क्या होगी 50% से ज़्यादा होगी। और अगर इंडिविजुअल 1% एक पेरेंट्स की बात अगर की जाएगी तो 20% से क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर मेल पेरेंट की बात किया जाएगा तो भी 20% से ज़्यादा होगा, फीमेल की बात किया जाएगा तो भी 20% से ज़्यादा होगा। और टोटल ओवरऑल अगर पेरेंट की बात किया जाएगा तो पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं 50% से ज़्यादा होते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेंट जो कैरेक्टर होंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे वो 50% से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज की क्या आती है, पहचान होती है कि वहाँ पे आपके 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन स्ट्रक्चरल जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है और होने से वहाँ पे 2 टाइप्स की प्रोजेनी बनेगी, मीन्स कैरेक्टर बनेंगे। एक आपका पैरेंटल टाइप का बनेगा, दूसरा आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप का बनेगा। रिकॉम्बिनेंट टाइप का और पैरेंटल टाइप में जो परसेंटेज का रेशियो है वो यही है कि 50% आपके क्या बनेंगे, मतलब 50% से ज़्यादा आपका क्या बनेगा, पैरेंटल टाइप बनेंगे, 50% से कम क्या बनेगा आपका, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप का बनेगा। और इंडिविजुअल किसी एक पेरेंट्स की अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पे परसेंटेज 25% से ज़्यादा हो जाता है। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है दैट इज द क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ अ सेगमेंट ऑन बिटवीन द नॉन स्ट्रक्चरल क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसा कि अभी आपको जस्ट यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता रहा था मैं कि नॉन स्ट्रक्चरल जो क्रोमैटिड्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्या हो एक्सचेंज अगर हो जाए तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर आपका सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है जब कभी भी 2 क्रोमोसोम्स जो कि होमोलॉगस हैं और इनके नॉन स्ट्रक्चरल क्रोमैटिड्स के बीच में कहीं पे एक जगह पे क्या हो, अगर आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, अगर एक्सचेंज हो रहा हो लाइक दैट इस तरीके से, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ अ सेगमेंट एट ओनली वन प्लेस, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और इससे आपके 2 टाइप के कैंडिडेट्स बन जाते हैं और जिसमें आपका क्या होगा, एक पेरेंटल होगा, दूसरा क्या होगा आपका रिकॉम्बिनेंट होगा। तो 50% आपके क्या बनेंगे, आर बनेगा मीन्स रिकॉम्बिनेंट बनेंगे और 50% क्या बनेगा, पी मीन्स पेरेंटल बन जाते हैं। तो इसको ऐसे क्रॉस ओवर जहाँ पे 2 होमोलॉगस मतलब क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सिर्फ किसी एक पॉइंट पे जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा हो, एक्सचेंज आउट हो रहा हो, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें 50% आपका क्या होगा, पेरेंटल होगा और 50% क्या होंगे आपके रिकॉम्बिनेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डबल क्रॉसिंग ओवर। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये एक जगह के बजाय 2 जगह पे अगर होना शुरू हो जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द डबल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ अ सेगमेंट एट द 2 प्लेस ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। तो डबल क्रॉसिंग ओवर से को फर्दर डिवाइड किया जाता है, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। और रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू प्लेस बिटवीन द सेम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो फिनोमेना आपको यहाँ पे दिखा रहा था ये आपको रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर को बताएगा कि आपके 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अगर 2 प्लेस पे क्या हो रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको आप रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, प्रोड्यूस 2 पेरेंटल टाइप एंड 2 क्या होंगे आपके डबल क्रॉस ओवर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो बना था वो सिंगल क्रॉस ओवर था, जबकि यहाँ पे जो बनेगा आपका डबल क्रॉस ओवर, मतलब 2 सेगमेंट आपका डीएनए का ऐसा दिखाई देगा जहाँ पे आपके क्या होंगे, जीन का सेगमेंट क्या होगा आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा रिकॉम्बिनेंट का डीएनए मतलब ऐसा क्रॉस ओवर किया हुआ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जहाँ पे उसके 2 पैच ऐसे हों, 2 सेगमेंट ऐसे हों जिसमें कि जीन जो है एक्सचेंज वाली आई हुई हो, उसको आप डबल क्रॉस ओवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो 50% होगा क्या बनेगा आपका, पेरेंटल टाइप बनेगा और 50% जो होंगे वो डबल क्रॉस ओवर टाइप के बनते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पे आपके जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है उनके अगर 2 से ज़्यादा क्रोमैटिड्स मीन्स 3 to 4 अगर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं, सो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को आप कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो चीज़ बनती है, मतलब जो प्रोजेनी बनेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ क्रोमैटिड आपका बना हो, मतलब इन्वॉल्व हुआ है। अगर 4 के चारों क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे पैरेंटल टाइप पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाती है। पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, आर मीन्स रिकॉम्बिनेंट टाइप का बन जाता है। 3 अगर आपके क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व अगर होते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंट में क्या बनेगा, पी बनेगा, बाकी ज़्यादा परसेंट किसका होगा, आर का होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो डबल क्रॉसिंग ओवर का एक टाइप है। रेसिप्रोकल भी आपका क्या है, डबल क्रॉसिंग ओवर का टाइप है। कॉम्प्लीमेंट्री में और रेसिप्रोकल में डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 2 से ज़्यादा क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके जो पैरेंटल टाइप होते हैं पूरी तरीके से एब्सेंट भी हो सकते हैं, जबकि रेसिप्रोकल में 50% आपका पैरेंटल बनेगा, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो जब आपके 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में 2 से ज़्यादा जगह पे जेनेटिक मटेरियल का क्या हो, एक्सचेंज होना
स्टार्ट हो जाए, मीन्स क्रॉस ओवर होना शुरू हो जाए, तो उसको आप मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। हालाँकि ये फिनोमेना बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत रेयर होती है। तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे आपका क्रोमोसोम्स का सेगमेंट का जो एक्सचेंज हो रहा है वो 2 से ज़्यादा हो, तो उसे आप मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एपिस्टेटिस के बारे में। एपिस्टेटिस आपको बताता है कि जब 2 डिफरेंट जीन का इंटरेक्शंस हो तो उसको आप एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। और ऐसा इंटरेक्शंस जहाँ पे एक जो जीन हो, मीन्स सपोज़ कीजिए ए है, दूसरी जीन आपकी कोई बी है, और ये एक अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब ये ए वाली जीन दूसरे वाले जीन के कैरेक्टर को क्या करे, मास्क कर दे या हाइड कर दे, तो ऐसे इफेक्ट को या ऐसे इंटरेक्शंस को आप बेसिकली एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। सो कभी-कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि डोमिनेंट वाले में और आपकी एपिस्टेटिस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि डोमिनेंस में आप किसी एक ही जीन्स के एलील्स के बारे में बात करते हैं कि कोई एक ही जो जीन होता है, उनके जो फॉर्म होते हैं होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस या डोमिनेंट या रिसेसिव, तो एक जीन का वहाँ पे कैरेक्टर बात की जाती है, जबकि एपिस्टेटिस में आपके यहाँ पे 2 जीन्स होते हैं। एक जीन किसी दूसरे जीन को क्या करती है, मास्क करती है, जबकि वहाँ पे कोई एक आपका जो एलील्स होता है, दूसरे एलील्स को क्या करता है, इफेक्ट को नलीफाई मतलब हाइड करता है। तो इस तरीके से एपिस्टेटिस और आपका डोमिनेंस जो होता है, दोनों डिफरेंस होते हैं। एपिस्टेटिस में आप पढ़ते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द 2 जीन्स, जिसमें से 1 जीन क्या करेगी, मास्क करेगी द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, ऐसे इफेक्ट को आप एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। सो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस का रेशियो जो है आपका मॉडिफिकेशंस है आपके उस वाले से, दैट इज़ यहाँ पे 12:3:1 है, जबकि आपने नॉर्मल डाइहेब्रिड क्रॉस में पढ़ा था 9:3:3:1। तो ये आपसे रेशियो भी पूछे जाते हैं। रिसेसिव का आपका जो मॉडिफिकेशंस है वो इस तरीके से है, 9:3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों रेशियो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेटिस का। वैसे जनरली आपके एग्जाम्स में जो पॉसिबिलिटी बनती है पूछे जाने की, वो सिर्फ इनका फंक्शंस पूछा सकता है कि अगर 2 ऐसी कोई जीन है जहाँ पे ऐसा कोई फिनोमेना हो रहा है जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है या मास्क कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लियोट्रॉपी जीन। प्लियोट्रॉपी जीन का मतलब होता है कि जब कोई एक सिंगल जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को के लिए क्या करे, रेगुलेट करना शुरू कर दे, सो ऐसे कैरेक्टर्स को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लियोट्रॉपी जीन के नाम से जानते हैं। सो वन जीन कंट्रोल 2 और मोर देन 2 अनरेटेड ट्रेड्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या करे, ये कोड करना शुरू कर दे या उसके कैरेक्टर को रेगुलेट करना शुरू कर दे, तो ऐसे जीन्स को आप प्लियोट्रॉपी जीन के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स। सो लिविंग सिस्टम में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें जो बेबी चाइल्ड होता है उनके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिनको बेसिकली हम लोग से डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल सिस्टम पाए जाते हैं और किस सिस्टम के थ्रू कौन से ऑर्गेनिज्म में डिटर्मिनेशन किया जाता है। सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है, दैट इज एक्स एंड वाई सिस्टम, जो कि मैमल्स में पाया जाता है और सम इंसेक्ट में पाया जाता है, लाइक ड्रोसोफिला में। और इस सिस्टम के थ्रू बेसिकली क्या होता है, दैट इज एक्स एक्स जो होते हैं, मीन्स होमोजाइगस जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और हेमीजाइगस जो एक्स एंड वाई है वो क्या होता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। और ड्रोसोफिला के केस में बेसिकली यहाँ पे जो रेशियो होता है वो ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है, रेशियो के बेसिस पे उनके सेक्स डिटरमाइन किए जाते हैं। तो आपके एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका रेशियो क्या आएगा, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि अगर इनका रेशियो की वैल्यू जो होती है, अगर 1 आती है तो ये 1 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्टाइल फीमेल को, मतलब वो फीमेल होगी। 1 से अगर ज़्यादा आती है तो वो सुपर फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। 0.5 अगर आता है तो वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। 0.5 से कम अगर आता है तो सुपर मेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये वैल्यू क्या है, एक्स एंड ए मीन्स ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम का रेशियो। सपोज अगर यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम हो और एक आपका क्या हो, ऑटोसोम्स हो, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। 0.5 आने के लिए क्या होगा, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब इनका ड्रोसोफिला के केस में जो इनका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि ड्रोसोफिला की जो प्रोजेनी बन रही हो, मेल होगी, फीमेल होगी, सुपर मेल होगा, सुपर फीमेल होगा, तो वहाँ से आप एक्स एंड ए का मीन्स ऑटोसोम्स का रेशियो क्या करते हैं, निकालते हैं। आपके एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली ये वाले, सुपर फीमेल के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, मीन्स किस केस में सुपर फीमेल होगा, या सुपर मेल के लिए क्या आपका ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो होना चाहिए। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। सो नेक्स्ट आपका है एक्स एक्स एंड एक्स नॉट सिस्टम। तो ये सिस्टम किस में पाया जाता है और क्या होता है यहाँ पे, सो ये ग्रॉस हॉपर में पाया जा सकता है, राउंड वॉर्म में पाया जा सकता है, कॉकरोच में पाया जा सकता है। और यहाँ पे आपका जो एक्स एक्स होगा वो फीमेल को, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा था, और एक्स नॉट जो होगा आपका क्या होगा, दैट इज द मेल को रिप्रेजेंट करता है। सो इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे पाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक्स एक्स या एक्स नॉट सिस्टम कौन से इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा, या आपको ये एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाएगा कि ग्रास हॉपर में कौन सा टाइप का
डिटर्मिनेशन ऑफ 6 पाया जाता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल आपके बनते हैं। ये वाला एग्ज़ाम में सवाल आपका बना हुआ है, ज़ेड-डब्ल्यू और ज़ेड-ज़ेड सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपके बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेस में, इन सभी में जो डिटर्मिनेशंस होता है वो 6 का कैसे होगा, दैट इज़ द ज़ेड-डब्ल्यू एंड ज़ेड-ज़ेड सिस्टम से होता है। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिस्टम जो आपका होता है वो हेमिज़ाइगस आपके फीमेल होते हैं। अब तक आपने जो भी देखा फीमेल जनरली आपका क्या है होमोज़ाइगस कंडीशंस में होते हैं, मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट ज़ेड-डब्ल्यू में और ज़ेड-ज़ेड सिस्टम में आप यहाँ पे देखे हैं कि ज़ेड-डब्ल्यू जो है आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो होमोज़ाइगस होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और आपके दिमाग में जो मैसेज अब तक गया है, वो हमेशा यही गया है कि 2 सेम क्रोमोसोम्स अगर पाए जाएँगे तो फीमेल होते हैं। बट यहाँ के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ज़ेड-डब्ल्यू जो है वो क्या करेगा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और ज़ेड-ज़ेड जो होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। एग्ज़ाम्पल्स भी आप याद रखिए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ज़ेड-डब्ल्यू एंड ज़ेड-ज़ेड सिस्टम। सो जेड नॉट एंड जेड सिस्टम। तो जेड नॉट वाला सिस्टम जो है वो बटरफ्लाई में या मॉथ में पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपका फिर से अगेन आया, जेड जेड जो होगा मीन्स होमोजाइगस जो होगा वो मेल होगा, और जेड नॉट नॉट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका फीमेल होगा। तो ये कुछ पॉसिबल सेक्स डिटरमाइन करने के लिए सिस्टम दिए गए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, अलग अलग स्पीसीज एंड अलग अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिम्स में डिसाइड करने के लिए, तो जहाँ से आपके पॉसिबल सवाल बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं जो कि हम बीज एंड पे ये वाला जेड इसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजेनेटिक्स के ह्यूमन जीनोम के जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में, कि कौन-कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, और उनमें कौन-कौन सा ऐसा है जो कि सेक्स लिंक्ड होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि ऑटोसोमल होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जो होते हैं वो आपके एक्स लिंक्ड हो सकते हैं, और उनमें भी कैटेगरी आपकी होती है रिसेसिव की और डोमिनेंट की। तो सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ भी रखा है, और आपको इसको इन्फॉर्मेशन दे दी भी गई कि ये आपके हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है वहाँ पे एक अल्ट्रेशंस हो जाता है, जिसको आप सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, और एक ये पॉइंट म्यूटेशंस का टाइप होता है, और पॉइंट म्यूटेशंस में अगर आपको कैटेगराइज किया जाएगा तो ये मिस सेंस म्यूटेशंस का क्या है, एग्जाम्पल कहलाता है। तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक डिजीज़ के बारे में जानकारी है तो होपफुली आपके सवाल यहाँ से जाने नहीं चाहिए। और बीटा चेन में 6th पोजीशंस पे आपका ग्लूटामिड जो होता है वो वैलिन से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है इन बीटा चेन में। तो अल्फा और बीटा 2 आपके चेन होते हैं हीमोग्लोबिन में, टेट्रापेप्टाइड की चेन की मिलके बनी होती है। तो 2 आपके बीटा होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, अल्फा होते हैं। दोनों ही बीटा में आपका एंड टर्मिनल पे 6th पोजीशंस पे जो आपका पहले क्या होता है, जीएलयू होता है, उसको रिप्लेस कौन कर देता है, दैट इज द वीएल मींस वैलिन। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। एबनॉर्मलिटी आप एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इसमें बनता है, मतलब शेप इसका ऐसा सिकल सेल हो जाता है। और ये पॉइंट म्यूटेशंस, और उसमें भी आपका क्या है, ये मिससेंस म्यूटेशंस का एग्जांपल है। और यहाँ पे नंबर 6 पे आपका बीटा चेन में हाँ एक अमीनो एसिड क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिनाइलकेटोनुरिया। ये एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाए जाते हैं, और इसमें एक एंजाइम है जो कि आपका फिनाइलाइन हाइड्रोलोस जो एंजाइम कोड करता है, उस एंजाइम में क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, मतलब डिफेक्ट हो जाती है। तो इस एंजाइम के न होने की वजह से बॉडी में उसके जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। सो ये एक आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एक एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, जहाँ पे आपको क्लोराइड जो आयन होते हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्टर पाया जाता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा आपके जो म्यूकस होते हैं उनमें आपके सोडियम या सोडियम और जो क्लोराइड आयन होते हैं उनकी एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव का, क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है, और इसमें क्लोराइड आयन के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, परमानेंटली ओपन हो जाती है। सो नेक्स्ट आपका है हंटिंगटन डिजीज। ये एक आपका डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट ऑटोसोमल का क्या है, एक एग्जांपल है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं। ये आपके बाकी जो 3 आपने यहाँ से पढ़ा वो सब क्या है, रिसेसिव के। हंटिंगटन जो डिजीज होती है वो आपका डोमिनेंट ऑटोसोमल का एग्जांपल है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे पाया जाता है, और इसमें आपके ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो रिटार्ड हो जाता है, मीन्स सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका आता है डाउन सिंड्रोम। जैसा कि आपको नाम बताया जा रहा है डाउन, लेकिन यहाँ पे होता है अप, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और ये एक ट्राइसोमी का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पे ये पाया जाता है, मीन्स 21 क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, उसको आप बेसिकली ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। और सिमिलरली पटाउन सिंड्रोम है आपका, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पे पाया जाता है, ये भी एक ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका होता है दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 18 पे पाया जाता है। तो इसके लिए आपको बताया था एक फॉर्मूला, दैट इज द पेड
आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम नंबर पे है, मतलब ये पेड मीन्स पटाऊँ आपका 13 पे, ये ई मीन्स एडवर्ब आपका 18 पे और डी फॉर डाउन मीन्स आपका 21 पे। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखने का तरीका था। पेड मैंने बताया था पीईडी, इसको आप याद रखिए, पटाऊँ, एडवर्ड एंड डाउन। और ये आपके क्रोमोसोम नंबर तो याद रहते हैं कि 13, 18, 21 से पाया जाता है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैच नहीं करा पाते कि कौन किसके लिए होता है। तो उसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है कि 13, 18, 21 मीन्स पहले वाले पे क्या है सबसे लोअर नंबर, बीच वाले पे क्या है आपका मिडल वाला और सबसे लास्ट वाले सबसे हाईएस्ट नंबर वाला। तो जो पटाउ सिंड्रोम होगा क्रोमोसोम नंबर 13 पे पाया जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 पे पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 पे पाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक ट्राइसोमी के क्या है तो एग्जाम्पल होते हैं। ट्राइसोमी क्या होता है, जहाँ पे नॉन डिजनेशन हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है वहाँ पे बढ़ जाती है। तो 21 नंबर पे, 13 नंबर पे, 18 नंबर पे जो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी तो उनको बेसिकली ट्राइसोमी या फिर आपके डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके ऑटोसोमल क्या है क्रोमोसोम्स की वेरिएशंस है। नेक्स्ट आपका आता है टर्नर सिंड्रोम, ये आपका सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है, मींस डेविएशंस है। और इसमें आपको ये फीमेल्स में होता है और फीमेल की जो एक एक्स कॉपी होती है वो क्या होती है मिसिंग हो जाती है। और ये बेसिकली आपका मोनोसोमी का क्या है एग्जांपल होता है। मोनोसोमी का फार्मूला होता है 2n-1, जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है और आपने जाना भी है, अभी आपको हम फिर से बता भी देंगे। तो इसके क्रोमोसोम्स को मीन्स जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पे टोटल नॉर्मल के कंडीशंस में कितने होते हैं 46 होते हैं, और आप उस 46 को इस तरीके से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आप टर्नर सिंड्रोम की अगर जब जीनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे तो 45 लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एंड नॉट मीन्स एक्स जीरो लगाते हैं, यहाँ पे एक एक्स जो क्रोमोसोम से होता है क्या वो मिसिंग हो जाता है। सो चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम मिस हो जाता है, दैट इज वाई इस मतलब जो फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होती हैं उनके बॉडी में मेल वाले कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं वो सब रिसेसिव फॉर्म में चले जाती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं वो सब यहाँ पे सप्रेस हो जाते हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे सिंड्रोम को बेसिकली टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मेल में अगर ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको आप बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, और ये यहाँ पे बेसिकली ट्राइसोमी या टेट्रासोमी का क्या होता है एग्जांपल होता है। दोनों टाइप के जीनोटाइप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये आपका मेल के केस में पाया जाता है, और ये आपका एक सेक्स लिंक्ड क्या है इनहेरिटेंस मीन्स प्रॉब्लम है, जिसमें जो क्रोमोसोम का जीनोटाइप होता है वो 47 आपको दिखाया जा रहा है। 47 अगर होगा तो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई होता है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, ट्राइसोमी का। कभी कभी आपको ये वाला भी जीनोटाइप आपको दे देता है, तो इस केस में आप देखिए कि नॉर्मली आपका एक एक्स एंड एक वाई होता है। इस केस में दो आपके एक्स हैं, दो क्या हैं आपके वाई हैं, तो ये टेट्रासोमी क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो जीनोटाइप ये वाला देता है 47 का, वो ट्राइसोमी का एग्जांपल होता है। कभी अगर आपको इस तरीके का दे दे तो वो टेट्रासोमी का एग्जांपल भी कहलाता है। तो दोनों कंडीशंस आपके बन सकते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के केसेस में। तो चूंकि यहाँ पे एक्स जो कैरेक्टर हैं आपके वो मीन्स क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ रही है, दैट इज वाई इस ऐसे मेल में फीमेल के कैरेक्टर क्या होते हैं डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के होते हैं वो कैरेक्टर्स इस मेल में क्या होते हैं ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। सो ये आपने देखा कि आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर में आपके ऑटोसोम्स और सेक्स लिंक्ड कैसे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन कौन सा क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और किस तरीके से डिजीज होते हैं। सो यहाँ पे आपको जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी को निकालने के लिए फार्मूला दिया जाता है। नलीसोमी को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 मीन्स जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा उसमें से दो संख्या अगर कम हो जाएगी तो उसे आप नलीसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1 नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम्स मीन्स एक पेयर में से कहीं से कोई अगर मिसिंग हुआ तो उसे आप मोनोसोमी बोलते हैं। और ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1 मीन्स जब भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक संख्या क्या होगा ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाएगी आपकी ट्राइसोमी कहलाएगी। टेट्रासोमी का मतलब होता है दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो ऐड हो जाए। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल चेंजेस हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस को निकालने का फॉर्मूला है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यही टर्म दे दिया जाता है, नलीसोमी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोसोमी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या ट्राइसोमी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए। मोनोसोमी का मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक, तो एक की क्या हो रही है कमी हो रही है। ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पे एक का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। टेट्रासोमी का मतलब क्या हो रहा है दो का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी एग्जाम्पल भी आपको बता दिया और इनके डेफिनेशंस के साथ साथ फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता दिया। सो नेक्स्ट आपका इस तरीके से पूरा आपने जेनेटिक्स का जो ब्रीफ था वो देख लिया कि लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, मेंडल्स के लॉ क्या होते हैं, और बाकी जो नॉर्मलिटीज़ थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इन सब का आपने देख लिया। और साथ साथ आपने अपनी एपिस्टेटिस और प्लियोट्रॉपी को भी देख लिया, डिटर्मिनेशन सेक्स का कैसे किया जाएगा ये भी सिस्टम आपने देख लिया, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं ये भी आपने यहाँ पे जाना। तो ये आपका पूरा जेनेटिक्स का एक ब्रीफ था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा जेनेटिक्स आपका मैंने खत्म करा दिया, लेकिन जहाँ से पॉसिबिलिटी आपकी बनती है सवाल के पूछे जाने की वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका आता है बफर सोल्यूशन। सो बफर बेसिकली
बेसिकली होते क्या है, ये आपके एसिड और बेस के मिलकर के बनने वाले सॉल्यूशंस होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी बफर सॉल्यूशंस में आप स्लाइटली मींस लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये अपने जो चेंजेस मींस जो पीएच होता है उनके चेंजेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशंस को आप बफर सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, तो कि चूंकि आपके जितने भी डिफरेंट कंपार्ट पाए जाते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे वो आपके इंटेस्टाइन हो, सभी जगह पे अलग अलग पीएच की जरूरत होती है, बिकॉज सब टाइप के जितने भी आपके अलग अलग पार्ट में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, दे ऑल आर द वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और उनके लिए एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। सो दैट इज वाई आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो बफर सिस्टम क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस इक्वल सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स अ कॉन्जुगेस बेस, या वाइस वर्सा, मींस उल्टा भी हो सकता है। सो वीक एसिड और कॉन्जुगेस बेस का मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे जान लीजिए। सपोज कीजिए कि अगर आपका ये HCl एक एसिड है, और जब इस HCl ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन को मींस प्रोटॉन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से बन गया, तो ये जो क्लोरीन नेगेटिव होगा आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। जब कभी भी कोई भी एसिड अगर अपना प्रोटॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, तो लॉस करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको आप कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं, राइट। और ओके, सो नेक्स्ट आपके यहाँ पे है, रजिस्ट टू द चेंज इन पीएच व्हाइल एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया कि बफर का मतलब क्या होता है। कभी कभी डायरेक्टली यही वाला पॉइंट आपको एग्जाम में दे देता है कि एसिड मींस बफर क्या है, बफर क्या करता है, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट आपका ठीक होता है। तो दो तीन स्टेटमेंट आप उसको जान लीजिए कि बफर जो होता है आपका वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिलकर के बना हुआ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वीक बेस होगा और उसके कॉन्जुगेट एसिड का मिलकर के बना हुआ एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी उस बफर सॉल्यूशंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाला जाता है, तो वो अपने उस पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको चेंज होने नहीं देता है, राइट। और बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आर यूज्ड एज अ मीन ऑफ कीपिंग पीएच एट नियरली कांस्टेंट वैल्यू। इनकी यूटिलिटी ये होती है कि किसी भी सिस्टम में बफर सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है ताकि वहाँ पीएच का वेरिएशंस ना आए, और पीएच का वेरिएशंस ना आने के लिए मीन्स उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जरूरी ये होता है, क्योंकि वहाँ पे उस टेरिटरी में काम करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो पीएच रेंज चाहिए होता है। जैसे अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया हो, तो वहाँ पे आपने ट्रिस बफर बनाया, तो ट्रिस बफर का रोल होता है कि जो भी आप उसका पीएच देते हैं वो पीएच आपका मेंटेन रहना चाहिए, राइट। ऐसे ही आपने पाइप्स बफर यूज किया, अगर आपने कभी आयरन का या सिड्रोफोर का प्रोडक्शन अगर आपने कराया हो, तो वहाँ पे पाइप्स बफर क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कई सारे बफर सिस्टम यूज किए जाते हैं, और उनका मेन पर्पज यही होता है कि वो उस मीडिया का या उस सॉल्यूशंस का क्या करें, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो आपके बॉडी में मीन्स आपके ब्लड में या इन ह्यूमन ब्लड मिक्सचर ऑफ अ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट मीन्स H2CO3 एंड HCO3 पे नेगेटिव, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर के एक बफर सिस्टम बनाते हैं, और ये बफर आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका ब्लड की जो वैल्यू है 7.35 से लेकर के 7.45 होती है। ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का जो एग्जाम्पल होता है, सॉरी, कार्बोनिक एसिड मींस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका बफर सिस्टम को क्या करता है, काम करता है। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है, ये वाली वैल्यू से, और ब्लड में जो बफरिंग सिस्टम का काम कर रहा है वो कंपोनेंट्स आपके कौन होते हैं, ये आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है, और इसकी ज़रूरत क्यों है ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये आपका बफर का कॉन्सेप्ट है कि बफर क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएच पे। सो पीएच आप कैसे किसी भी सॉल्यूशंस का निकाल पाते हैं, क्या इसका मीन होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या पीएच की वैल्यू 14 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? अच्छा, ओके, अभी समय नहीं है सवाल जवाब करने के लिए, तो बाद में हम लोग देख लेंगे। वैसे बेसिकली आपकी जो पीएच रेंज, ओके, पीएच रेंज की जो वैल्यू होती है आपको दिखाते हैं, दैट इज 1 से लेकर के 14 तक के लिए, राइट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और पैरामीटर्स पे आपको दिखाया जाता है कि जिनकी वैल्यू आपकी 7 होगी उनको आप न्यूट्रल बोलते हैं, जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी मीन्स 14 होगी उसको आप बेस बोलते हैं, और 7 से इनकी कम होगी उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड बोलते हैं। तो 7 से वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि यहाँ पे एस प्लस का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ की तरफ आपका ओ एस परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये दोनों आपकी जो वैल्यू आई 14 वाली, वो 14 की वैल्यू कहाँ से आती है, वाटर के आयनाइजेशन प्रोडक्ट से। जब कभी भी प्योर वाटर जब होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली, अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, तो प्योर जो वाटर होगा वहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन और ओ एस का जो कंसंट्रेशन होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। और इन दोनों की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो बेसिकली एक के लिए कितनी आती है, दैट इज द 1 इंटू 10⁻⁷ ये आपका एस प्लस के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है, और दूसरा ही आपका 1 इंटू 10⁻⁷ ये ओ एस के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है।
आती है। सो वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट को केडब्ल्यू से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी वैल्यू दोनों जब सम अप हो जाती है तो वो 1 इंटू 10 हो जाती है 14 आती है। इसी वैल्यू को लेकर के पीएच स्केल पे 14 वैल्यू आपको क्या आता है, दिया जाता है। तो जब कभी भी अगर आपके पीएच वैल्यू आपकी 7 से कम होती है, इसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन ओएच के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब कभी भी आपका पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मतलब होता है कि एच प्लस का कंसंट्रेशन ओएच कंसंट्रेशन से क्या है, कम है, मीन्स ओएच क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो पीएच बेसिकली आपके किसी भी सॉल्यूशंस में जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन होती है, उसको बताता है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारे एसिड को लेकर के कॉन्सेप्ट दिए गए, जिसमें अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस एंड बेस, और इसके साथ साथ आप लोरी का भी पढ़ते हैं, मीन्स लुइस का भी पढ़ते हैं। तो सबसे जो लेटेस्ट माना जाता है वो लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट माना जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस मॉलिक्यूल्स में एच हो या ओ एच हो, सिर्फ वही आपके एसिड और बेस का काम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट को आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ करके आ चुके हैं। सो पीएस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो बेसिकली यही मेजरमेंट करने के लिए, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का परसेंटेज उस सॉल्यूशंस में कितना है, उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है एसिड या बेस की, उसको आप निकाल करके बताते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग इस तरह से पीएस पे काम करते हैं। सो दैट इज वाई आपको पीएस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया कि पीएस की जो वैल्यू आती है 14, वो कहाँ से आई, वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट से आया। और ये वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको यही बताता है कि आपके वाटर जो प्योर वाटर होते हैं उनमें एच प्लस का और ओ एच का जो कंसंट्रेशन होता है वो बराबर बराबर होता है, और एक के लिए जो वैल्यू होती है -10⁻⁷ होती है। तो दोनों की वैल्यू जब मिलाते हैं तो बेसिकली आपका ये वाली वैल्यू निकल करके आ जाती है। यही इसका जो एक्सपोनेंट होता है, ये आपका एज अ बेस का काम करता है यहाँ की स्केल के लिए, जिस पे आप 14 यूनिट वैल्यू देखते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल चूंकि दे रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा। आप इस सिंपल एक समझ लीजिए कि जब भी कोई, अगर आपको इस वाले फॉर्मूले का अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है, जैसे के एच की के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, आप उसको लिखते हैं एच प्लस और ओ एच माइनस, मीन्स ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन। तो अगर आपको किसी एक की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, इससे मान लीजिए एच प्लस का कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर आपको दे रखा है, तो आप उससे ओ एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स के डब्ल्यू डिवाइड बाइड क्या हो जाएगा, आपका ओ एच की वैल्यू हो जाती है। तो इससे आप ओ एच से या फिर आप एच का वैल्यू या ओ एच की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप पीएच की वैल्यू भी बता पाते हैं। अगर आप एच निकालेंगे तो वो आपका पीएच की वैल्यू बताएगा, अगर आप ओ एच निकालेंगे तो वो पी ओ एच की वैल्यू बताता है। और जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए इसका वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे 10⁻⁴ रखा, और ओ एच का कंसंट्रेशन मान लीजिए आपको दे रखा 10⁻⁷, तो ये 7 की वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपका जो पीएच मीन्स एच की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 7 आएगी। तो आप उसको पीएच क्या कर सकते हैं, 7 भी बता सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका होता है आपको पीएच को निकालने के लिए। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है। अगर आपको एसिड दे रखा है तो आप वहाँ पे एस प्लस की वैल्यू रखते हैं, बेस दे रखा है तो आप ओ एच की वैल्यू रखते हैं। तो हमेशा आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू होती है, दैट इज द के एस के डब्ल्यू की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴, और इसको लेकर के आप बाकी एक जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू रख करके दूसरे वाले का निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, दैट इज के डब्ल्यू इज इक्वल टू एस प्लस इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन ओ एच, या ओ एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन एच। इस कंसिडरेशन को रख करके आप पीएच की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पीएच क्या इंडिकेट करता है ये आपने जान लिया। एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट होगा ये भी आपने देख लिया। बफर सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं आपने यहाँ पे ब्रीफ में देख लिया कि क्या होता है। पीएच स्केल पे किस तरफ आप मूव करेंगे तो एच प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच स्केल पे किस तरफ आप मूव करेंगे तो ओ एच का बढ़ेगा, ये भी आपने यहाँ पे समझा। आप इस स्केल पे सपोज अगर आपका यहाँ पे ये स्केल है, तो इस स्केल पे ये 7 की वैल्यू है जो कि मिड पॉइंट है। अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। और अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ओ एच का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। और ये वाला आपका एरिया क्या डिपेंड करता है, दैट इज अल्कलाइन का, मीन्स आपके बेस का। जबकि ये वाला एरिया किसको डिपेंड करता है, दैट इज द एसिड का। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया, दैट इज द के डब्ल्यू, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। इसका फार्मूला होता है दैट मीन्स एच प्लस प्लस ओ एच निगेटिव। और आप इसको रिपेंड प्लस नहीं, कंसंट्रेशन होता है, बीच में कोई वैल्यू नहीं फैक्टर होते हैं। आप इसको निकालने के लिए एच प्लस की वैल्यू इक्वल टू कर सकते हैं क्या, दैट इज द के डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ एच, या अगर आपको ओ एच निकालना होगा तो ये एच यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ओ एच का मालूम है, अगर आप एस की वैल्यू मालूम है तो आप ओ एच भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे
हेंडरसन इक्वेशन जो कि एसिड और बेस को लेकर के दिया गया था, और उसका पीके और पीएच में क्या रिलेशन होता है ये चीज़ बताने के लिए इक्वेशंस को दिया गया। सो एसिड जो कि डिफाइन करता है कि ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, उसको आप एसिड बोलते हैं। बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको आप बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ प्रोटॉन इज एडेड टू अ बेस, तो उसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए आपका ये अमोनिया क्या है, एक बेस होता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इसमें कोई प्रोटॉन ऐड किया गया तो ये अमोनियम आयन जो बना, ये अमोनियम आयन बेसिकली काम कैसा करेगा? दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड का काम करेगा। और जब कभी भी ये अमोनियम आयन अपना एस प्लस क्या करेगा? लॉस कर देगा, तो ये फिर से आपका कैसा हो जाएगा? दैट इज द बेस के तरीके से काम करेगा। तो जब कभी कोई भी कॉन्जुगेट मतलब कोई भी नॉर्मल एसिड अगर आपका प्रोटॉन को लॉस करेगा तो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अगर कोई आपका कॉन्जुगेट एसिड किसी प्रोटॉन को ऐड करेगा तो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाते हैं। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या हो जाता है? व्हेन प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एसिड, जब किसी भी एसिड से अगर आपका प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाएगा तो वो जो चीज़ बनेगी उसे कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे HCl है, अगर HCl से H अगर आपका निकल जाएगा, जो Cl होगा मीन्स क्लोराइड जो आयन होगा, वो एज अ कॉन्जुगेट बेस के तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। एसिड बेस्ड डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है एसिड का, उसको आप के एस क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको बताता है द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट विच इक्विलिब्रियम अकर्स, मीन्स जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम बन जाए, मीन्स एसिड के डिसोसिएट होने से जो कंपोनेंट बन रहे हैं उनका इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? दैट इज, मान लीजिए अगर आपका ये कोई एसिड है HA, और इस एसिड का क्या हो रहा है? यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, आपका डबल एडेड एरो है, तो ये H बन जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा? दैट इज ए बन जाएगा, राइट। ये कंपोनेंट बनेंगे। तो इसको आप दिखाएंगे कैसे? कांस्टेंट को दिखाते हैं, के इक्वल टू क्या हो जाता है? ये जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनके कंसंट्रेशन टोटल अपॉन क्या हो जाता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन, देन इसके बाद ए का कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाई टोटल आपका जो एसिड होगा उसका कंसंट्रेशन। इसी को आप बोलते हैं दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से क्या करते हैं? कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है कि पी के ए की वैल्यू में और लॉग की वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे दिखाया गया कि पी के ए की जो वैल्यू होती है उसका लॉग में डिफरेंस मतलब रिलेशन क्या है? माइनस लॉग के ए होता है। तो ये जो आपकी वैल्यू आती है, ये के ए की वैल्यू अगर आप इसको लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो पी के ए बताना शुरू कर देता है। पी के ए बेसिकली किसी भी एसिड के मतलब जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रांग है या वीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए पी के ए की वैल्यू क्या कहती है? ली जाती है। सो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशंस क्या बताता है? ये आपसे कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्सन है। बायोकेमिस्ट्री में आपने जब ये प्रोटीन्स और अमीनो एसिड पढ़ा तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम में सवाल आता है। सो पी एच इज इक्वल टू होता है पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा भैया? यहाँ पे आपको बताया गया कि जब ये एसिड HCl था और इस एसिड ने अपना H प्लस क्या किया? लॉस किया, और क्लोराइड आयन यहाँ पे आपका बन गया, तो आपका ये जो नेगेटिव वाला चार्ज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो पी एच की वैल्यू जो होगी कहाँ से निकलेगी? पी के की वैल्यू प्लस आप क्या करेंगे? लॉग करेंगे कॉन्जुगेट बेस मीन्स नेगेटिव आयन अपॉन क्या कर देंगे? बेसिक। तो ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है कि हेंडरसन बेसल इक्वेशंस का फॉर्मूला करेक्ट क्या है। सो पी एच इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख लीजिए पी के प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, जहाँ पे ए माइनस क्या है? आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। जब भी कोई एसिड उसको लॉस करेगा तो जो चीज़ बनेगी उसको आप कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सा इक्वेशंस? हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशंस। ये इक्वेशंस पीएच और पीके की रिलेशनशिप को बताने के लिए स्टैब्लिश की गई थी, और ये दिखाया गया था कि हाँ किस तरीके से किसी एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है और उसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं उनमें क्या आपस में रिलेशन होता है, और बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पीएच और बफर का क्या कॉन्सेप्ट है और हेंडरसन इक्वेशंस क्या आपको बताता है। ओके, सो नेक्स्ट ये हमारा सेशन खत्म हुआ। हम लोगों ने देखा कि बेसिकली किस तरीके से जेनेटिक्स और आपके जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन थे वो क्या थे। अब हम लोग मूव करेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म है वो बेसिकली कार्ल रेकी ने दिया था, जो कि एक हंगेरियन कंट्री के रहने वाले साइंटिस्ट थे। तो ये इनके नाम से भी कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन ने किसने टर्म ये दिया था। और बायोटेक्नोलॉजी को बेसिकली 3 ग्रुप में क्या करते हैं? यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज था कि हाँ
खाने वाली जो मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, और रहने के लिए जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं, डोमेस्टिकेशंस किस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारा साइंस का जो एरा था बहुत ही अनडेवलप्ड था, और उस ऐसे एरिया इरा को बेसिकली हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे धीरे-धीरे हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली गई, और फर्मेंटेशंस प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जाना, और फर्मेंटेशन से बनने वाले जो फूड्स थे, उनको हम लोगों ने क्या किया, बनाना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल में आपका आता है कर्ड का बनना। तो कर्ड बेसिकली आपका एक फर्मेंटेड फूड होता है, दही जिसे आप बोल सकते हैं, और बाकी और भी जैसे इडली है वो भी आपका एक फर्मेंटेड फूड होता है। तो इन सब फूड के बारे में धीरे-धीरे जब जानकारियाँ बढ़ी, मीन्स और टाइम जब बीता, तो उस इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में करते हैं। सो कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन फूड का या फर्मेंटेड फूड का जो प्रोडक्शंस हुआ या जो उसके बारे में बनाना स्टार्ट किए, वो कौन से एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है, तो आप उसको एग्जांपल में देंगे, दैट इज़ द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में। और फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट सच एज ग्लिसरॉल, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे आपके फर्मेंटेशन से बनने वाले क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, जो कि आज के डेट में बहुत अच्छे तरीके से लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। सो इन सब का मॉलिक्यूल्स के बारे में जब फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया गया, तो उसको आप क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी में क्या करते हैं, रखते हैं। फर्मेंटेशंस की प्रोसेस को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको बताता है कि एक माइक्रोबियल प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है या बनाया जाता है। किसी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या किया जाए, कन्वर्जन किया जाए, जो कि कंट्रोल कंडीशंस हो, और माइक्रोबियल का क्या वहाँ पे इनपुट हो, और उन माइक्रोबियल के पास में कुछ ऐसे एंजाइम्स हो जो कि इसको कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग कर्ड की मेकिंग की बात करें, तो क्या बताया जाता है कि आपको जो आप मिल्क जो लेते हैं, उस मिल्क को बहुत पहले क्या करते हैं, हॉट करते हैं, फिर उसको आप नॉर्मल कूल कर देते हैं, और कूल करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले से बनी हुई आपकी क्या होती है, दही होती है, उसको थोड़ा सा डाल देते हैं, और उसको रख देते हैं रात भर ठंडा होने के लिए। तो हुआ क्या वहाँ पे कि जो आपकी दही थी, मीन्स पहले से जो कर्ड आपने डाला था एज अ स्टार्टर के रूप में, सो उस दही में, मीन्स उस कर्ड में आपके कुछ बैक्टीरिया क्या थे, स्पीसीज थे। उन बैक्टीरिया ने जाकर के मिल्क में पाई वाली जाने वाली जो प्रोटीन थी, उस प्रोटीन को क्या किया उन्होंने, एक तरीके से कन्वर्ट किया, तो उसे क्लॉटिंग बना दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिल्क का जो पानी था वो अलग हो गया, और मिल्क का जो पूरा प्रोटीन था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मीन्स प्रेसिपिटेट बन गया, और उसी प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स को आप बेसिकली कर्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने देखा है दही बनाने की प्रोसेस को, तो आप देखिए कि दही जब बनता है तो वहाँ दो फेज बन जाते हैं। एक ऊपर आपकी क्या होती है, एक्वस फेज, मीन्स पानी होता है, दूसरा का पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन जो एकदम सॉलिड होता है, वो आपका नीचे की तरफ बैठा हुआ रहता है, तो वो आपका क्या है, केसिन प्रोटीन है, क्लॉटेड फॉर्म में। और ये क्लॉटिंग हुई किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है, उनके पास आपके एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन्स पे क्या करते हैं, आकर काम करते हैं, और वो प्रोटीन्स आपका जो कि मिसबल फॉर्म में था, अब प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन चुका है। दैट इज वाई आपकी जो दही की कॉस्ट होती है वो दूध से महंगी मिलती है, और दही ज़्यादा आपके हेल्दी माना जाता है, और ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है एज द पॉइंट ऑफ हेल्थ के, एज कम्पेयर टू द मिल्क के, क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो डाइजेस्ट होना सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। दैट इज वाई आप दही को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो दही एक आपका फर्मेंटेशन के थ्रू बनने वाला क्या है, प्रोडक्ट है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री में, मीन्स एंशिएंट जो क्लासिकल जो बायोटेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी के एरा में इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करा करके देखा गया। इसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है बियर मेकिंग बाय यूज सीरियल्स ग्रेन सच एज सॉर्गम, कॉर्न, राइस, मिलेट एंड व्हीट। ये आपसे एग्जांपल में दिया गया कि बियर को बनाने के लिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से कौन कौन से आप ग्रेन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप याद रखिए, सॉर्गम को, कॉर्न को, राइस को, मिलेट को, व्हीट को, इन सबको आप यूज कर सकते हैं बियर को बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, वो टोटली आपका आरडीएनए मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्या है, बेस्ड है, जहाँ पे आप बहुत एडवांस हो चुके हैं। अब अपने हिसाब से आप प्लांट के जीनोम में, बैक्टीरिया के जीनोम में, एनिमल के जीनोम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन से करके जो भी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको बना सकते हैं। सो मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आज के इरा की बात कर रहा है, और ये टोटली आपका डिपेंड किस पे है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी पे, जिसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ में स्टडी करते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। जो भी आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो बूम करने वाला बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है वो यही है। जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले आपके मटेरियल्स हैं, उनको 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 स्टडी किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी करना इतना आसान नहीं है। उनके लिए बहुत ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है कि उनका बनना और उनके लिए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट करता है कि आपके जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को लेकर के एक्सप्लोरेशन किया जाए, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे आप ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के नाम से यूज़ करते हैं। सो किसके लिए किया जाता है, यूज़ फॉर इंक्रीजिंग सी फूड सप्लाई, रेगुलेशंस ऑफ द रिप्रोडक्शंस ऑफ डेंजरस वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स, एंड
डेवलपिंग न्यू ड्रग। ये आपको जो वर्ड है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि न्यू ड्रग के लिए भी आप आगे आएँगे तो आपको ड्रग की कैटेगरी और भी मिलेगी। तो ये न्यू ड्रग जो है वो आपका ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन्स है, इसको गलती से कहीं आप लगा करके दूसरे में मत चले आइएगा, जो कि आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, तो जितने भी आपके सी फूड्स हैं उनकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि वाटर में आपके वाटर बॉर्न होते हैं लेकिन वो डेंजरस हैं, तो उनके रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और नए-नए ड्रग्स को बनाने के लिए भी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, और ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपको बताता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द प्लांट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रोडक्शंस ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो प्लांट में जो भी कुछ आप मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, जितना भी आप जीएमओ के बारे में आप जानते हैं, फ्लेवर सोया टोमेटो के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, बीटी सोयाबीन के बारे में, बीटी ब्रिंजल के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में, स्वीट ओनियन के बारे में, राइट लेटेक्स फ्री कटहल के बारे में, जो भी आप जानते हैं वो सब के सब आपके ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं। तो कभी-कभी आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है कि ये जो आपका गोल्डन राइस है वो किस कैटेगरी के बायोटेक्नोलॉजी में आएगा? तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए कि ग्रीन की बात जब भी किया जाएगा तो प्लांट से रिलेटेड है। तो प्लांट के जीनोम में आप जो भी कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, उन मैनिपुलेशंस को करके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और उनको और ज़्यादा इको फ्रेंडली बना रहे हैं। ये सारा का सारा अप्रोच आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट आपका है रेड बायोटेक्नोलॉजी, और ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। तो यही मैं आपको बात बोल रहा था कि न्यू ड्रग आप रेड बायोटेक्नोलॉजी में गलती से मत लगा के चले आइएगा। सो बायोटेक्नोलॉजी विच इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स। सो हमारी मतलब हेल्थ को लेकर के जो भी थेरेपेटिक एंड डायग्नोसिस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शंस कराया जाता है या बनाई जाती है, उसको आप रेड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे अभी कोविड था, तो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल्स पे वैक्सीन का क्या किया, प्रोडक्शंस किया गया। डायबिटीज़ के पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब माने जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उनके लिए जो इंसुलिन बनाई जा रही है, वो इंसुलिन भी आपकी एक रेड बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, प्रोडक्ट होती है। जितने भी एंजाइम टेक्नोलॉजी या एंजाइम इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे जो एंजाइम का प्रोडक्शन कराया जा रहा है, वो भी आपका रेड टेक्नोलॉजी का मीन्स रेड बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, एक अप्रोच होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप बेसिकली इंडस्ट्रियली जो प्रोसेस होती हैं उनको क्या करते हैं, उनके प्रोसेस को और उनके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं या उनके चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उसको आप बोलते हैं दैट इज द वाइट बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड अदर प्रोडक्ट प्रोसेसेस। तो इंडस्ट्री को के रिलेटेड जो चीज़ होगी उसे आप वाइट बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। पहले तो आपने देखा इनके एरा के बेसिस पे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आपने एंशिएंट, दूसरा आपने देखा क्लासिकल, तीसरा आपने देखा मॉडर्न। इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि एंशिएंट का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशंस और रिसोर्सेज बहुत कम थे, सिर्फ हम लोग ये समझ पाते थे कि हाँ, खान-पान क्या है, रहना कैसे होता है, तो वो आपने एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना। क्लासिकल के बारे में आएगी जब हमारी इन्फॉर्मेशंस थोड़ी-सी बढ़ी और हम लोगों ने फर्मेंटेशन से बनने वाले जो फूड थे, उनके बारे में जानना शुरू किया और उनको बनाना शुरू किया, तो उसको आप बेसिकली क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न का मतलब होता है कि जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस किया जाए, आर-डी-एन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, उसको आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। देन अलग-अलग एरिया के लिए आपको यहाँ पे यूज़ किया गया ब्लू, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। ये आपके एक अलग अलग टाइप के क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड होते हैं, तो इनको आप कॉम्बिनेशंस के साथ में याद रखिए। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ-कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके एरिया बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं, हेल्थ केयर है, क्रॉप प्रोडक्शंस हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हैं एंड थेरेपेटिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक एंड हार्मोन्स। ये सब सारे क्या हैं आपके इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के या मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे इसके यूज़ किए जाते हैं। सो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका इंसुलिन का क्या हुआ, प्रोडक्शंस कराया गया, और इस इंसुलिन को प्रोडक्शंस कराने के लिए फर्स्ट टाइम पे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, हेटेरोजाइगस या हेटेरोलॉगस सिस्टम का। मतलब जहाँ पे जीन का जो सोर्स था कैसा था, दैट इज यूकैरियोटिक का था, और एक्सप्रेशन कहाँ पे कराया गया, प्रोकैरियोटिक में कराया गया, तो इसको आप बोलते हैं हेटेरोलॉगस या हेटेरोजाइगस सिस्टम। सो इंसुलिन का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियली जो कराया गया, ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा शो करता है हेटेरोलॉगस सिस्टम का, जहाँ पे सोर्स ऑफ जो जीन था वो यूकैरियोटिक सिस्टम से था, एक्सप्रेशन उसका कहाँ पे होना था, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में होना था। तो पहली बार इस इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोडक्शन कराने के लिए जो वेक्टर यूज किया गया था, जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था, वो इकोलाई था। बट आज के डेट में इकोलाई एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई मींस बेकरी यीस्ट दोनों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सवाल आपका पीजीटी में बन चुका है। तो
इंसुलिन को बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज़म को एज़ अ सूटेबल होस्ट सेल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि स्टार्टिंग में सिर्फ़ ई. कोलाई यूज़ की गई थी, बट आज के डेट में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस कराने के लिए ई. कोलाई के साथ-साथ में सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसियाई मीन्स यीस्ट को भी क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका आता है मेडिकल फील्ड में ग्रोथ हार्मोन्स, और इस ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने के लिए यूएस एफएडीए, जिसका फुल फॉर्म है ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, has approved the productions of a blood anticoagulating in milk of a ट्रांसजेनिक गुड्स फॉर ह्यूमन यूजेस। सो अभी अप्रोच ये चल रहा है कि आप ऐसे भी तरीके का प्रोडक्ट बनाइए जिसको लेने के लिए अलग से दवाई की जरूरत ना पड़े। आप कोई चीज़ अगर खाने पीने वाली चीज़ खा रहे हैं तो भी आपका आसानी से उसमें काम हो जाए। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जो गुड बनाई गई गुड, उसमें कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस किए गए जिनकी बॉडी में जाने मतलब जीन डाले गए जो कि एंटी कोगुलेंट का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो आपकी बॉडी में अगर आप कोई भी इंडिविजुअल्स अगर गोट के मिल्क को अगर इनटेक कर रहा है तो उसकी बॉडी में एंटी कोगुलेंट का क्या होता है, परसेंटेज इससे बढ़ जाता है। तो एंटी कोगुलेंट वो होते हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉटिंग होने से क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके का भी अप्रोच अभी यूज किया जा रहा है। जीन थेरेपी जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज कॉज्ड बाय जीन डिफेक्ट सच एज सिस्टिस फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, पार्किंसंस डिजीज एटसेट्रा, इन सबको क्योर करने के लिए जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये परफॉर्म किया गया था मार्टिन क्लिन के द्वारा 1918 में फॉर द ट्रीटिंग ऑफ बीटा थैलेसेमिया को। तो ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जीन थेरेपी के थ्रू पहली जो कोशिश की गई थी वो कौन थी। याद रखिए कि ये सक्सेसफुल नहीं था। अगर सक्सेसफुल पूछा जाएगा तो उसके लिए स्टेटमेंट दूसरा हो जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल रिपोर्ट ऑफ अ जीन थेरेपी वाज अचीव्ड इन 1990 व्हेन अस्तनी दे सिल्वा इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया किसके लिए, एडीए डिजीज जो होती है, एडीडी डिजीज से आप बोलते हैं, स्किड के नाम से जाना जाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। इसके ये डिजीज होने के लिए जो आपकी एंजाइम्स होती है उसका यहाँ पे डिफिशियंसी है, एडेनोसिन डीएमएस डिफिशियंसी। सो एडीडी या एडीए एंजाइम के नाम से इसको आप जानते हैं। तो इस डिजीज से होने वाली जो प्रॉब्लम थी उस चीज़ को जीन थेरेपी के थ्रू क्योर करने के लिए पहला सक्सेसफुल रिपोर्ट जो आया था वो 1990 में आया था। और उनके जो साइंटिस्ट थे दैट इज अस्थनी एंड दे सिल्वा, ये साइंटिस्ट हैं। पहली बार अटेम्प्ट जो किया था वो दूसरे हैं, हालांकि वो बीटा थैलेसेमिया के लिए किया था उन्होंने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल जो जीन थेरेपी हो पाई वो आपका एडीए डिजीज है, जिसको आप स्किड डिजीज के नाम से भी जानते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, जिसमें आपके टी और जस्ट ए मिनट, ओके, वाज ट्रीटेड फॉर, हाँ जी, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये पेशेंट मतलब इनका ट्रीटमेंट किया गया था जिनकी बॉडी में एडीए जो एंजाइम था उसको ट्रीट किया गया जीन थेरेपी के थ्रू। हाँ, आप सही हैं। यहाँ पे ये करेक्शन है थोड़ा सा, ये पेशेंट का नाम है, मतलब इनको डिजीज हुआ था और इनके डिजीज को क्या किया गया, क्योर किया गया। ओके, ओके ओके। सो यहाँ पे वो साइंटिस्ट नहीं है, ये ट्रीटमेंट मीन्स पेशेंट है जिनका ये ट्रीटमेंट किया गया था इस जीन थेरेपी के थ्रू। और फर्स्ट सक्सेसफुल जो रिपोर्ट थी वो ये थी। और इसके पहले जो किया गया वो बीटा थैलेसेमिया पे किया गया, और जो कि आपका सक्सेसफुल नहीं रहा था। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, द 5 मेजर ट्रेड्स यूज फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट आर, कौन कौन से हैं जो क्रॉप के इंप्रूवमेंट को कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, एंड वायरस रेजिस्टेंट है, एंड डिले फ्रूट रैपेनिंग्स हैं, एंड न्यूट्रिशंस इन्हांसमेंट है। तो ये कुछ अप्रोचेज होते हैं जो कि आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप फूड की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे इवेंट किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो कि इन सारी चीज़ों पे काम करता है। तो वायरस रेजिस्टेंट जो प्लांट हैं उनमें आपका हैव अ वायरल कोड प्रोटीन्स जीन विच इज ओवर प्रोड्यूस दैट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग इन द होस्ट सेल्स। सो वायरस रेजिस्टेंट जो जीन होते हैं उनके वायरल का जो कोड प्रोटीन्स होता है उस जीन का क्या किया जाता है, ओवर प्रोडक्शन कराया जाता है। और उस जीन के ओवर प्रोडक्शन के होने की वजह से वो वायरस आपका जो भी कोई होस्ट सेल्स जाएगा, मीन होस्ट सेल्स होगा, उसमें उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इस तरीके से वायरस रेजिस्टेंट प्लांट जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो जो जीन आपके उस प्रोटीन को कोड कर रही होती है उस प्रोटीन को क्या करते हैं, प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ बन पाए और वो फर्दर उस वायरस के रिप्रोडक्शन को क्या करे, ब्लॉक करे। सो कोड प्रोटीन्स जीन्स आर इन्वॉल्व इन द रेजिस्टेंट अगेंस्ट मेनी वायरसेस सच एज पपाया रिंग स्पॉट वायरसेस, कुकुम्बर एंड मोजैक वायरसेस। ये सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। इनसे रेजिस्टेंट बनाने के लिए उस कोड प्रोटीन को क्या किया गया, ओवर प्रोडक्शन कराया गया,
या उस कोड प्रोटीन को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, तो ताकि जा करके वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जा सके। एंड टोबैको रेटल वायरस एंड पोटैटो वायरसेस इन दीज प्लांट्स, तो इन सारे प्लांट्स में इस तरीके के वायरस रेजिस्टेंट जो है वो प्लांट बनाए गए बाय इंट्रोड्यूसिंग कोड प्रोटीन इन द प्लांट। तो ये कौन कौन से आपके हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको याद रखिए कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं या जिसको बनाया गया वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, और कौन कौन से वायरसेस हैं। तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट दे दी गई। बीटी कॉटन जो कि आपका एक मतलब इंसेक्टिसाइड से बचाने का काम करता है। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी इज अ टॉक्सिक प्रोटीन्स कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स, और ये ऑप्टेन किया जाता है सॉइल बैक्टीरियम से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, और ये एक इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और इसका इसका काम जो है वो आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। लार्वा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं कि किस पे थ्रू ये काम करता है आपका बीटी का जो जीन है, राइट। तो ये है आपके यहाँ पे मोथ हैं, बटरफ्लाइज हैं, बेटल्स हैं, कॉटन्स हैं, वॉलवॉर्म हैं एंड कैटरपिलर्स हैं। तो इनके अगेंस्ट में इनके लार्वा को क्या कर सकता है, ये इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी क्या करता है, परफॉर्म करता है। मतलब जब कभी भी ये प्लांट पे अगर अटैक करेंगे और वहाँ पे बीटी जीन अगर पाई जाती है तो इनके अटैक से वो प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बीटी बेसिकली आपका एक क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन होती है जिसे आप क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये आपका बैसिलस thuringiensis के जीन से क्या है, मतलब डीएनए से, मतलब सीक्वेंस से निकाला गया है। इसी के पैटर्न पे आपका बीटी ब्रिंजल बनाया गया, बीटी कॉर्न बनाया गया, बीटी पोटैटो बनाया गया, सोयाबीन बनाया गया, टोमेटो बनाया गया, टोबैको बनाए गए। ये सब आपके बीटी ब्रिंजल के, मतलब बीटी वाले जीन को इंट्रोड्यूस करके उनको अलग अलग जो आपके क्लास ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए क्या किया गया, रजिस्ट बनाने के लिए यूज किया गया। सो स्टार्टिंग में बीटी कॉर्न बना, फिर उसी अप्रोच को लेकर के बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी टोबैको, ये सब भी क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, मीन्स बनाए गए। अब एटिक रेजिस्टेंट प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मीन्स जो बनाया गया वो चिलिंग के अगेंस्ट में बनाया गया, और चिलिंग को बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया क्या, टोबैको प्लांट में बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फॉर अ ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट, जितने भी फॉस्फेट असाइड ट्रांसफरेज फ्रॉम द एराडोसिस प्लांट से। तो एराडोसिस प्लांट से ये वाले जीन को कोड करने वाली जो जीन थी उसको क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, और इसके हेल्प से जो प्लांट थे वो बेसिकली आपके चिलिंग, मतलब जो कूलिंग चिल था उससे रेजिस्टेंट बन पाए। तो ये एंजाइम आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है कि इस एंजाइम के हेल्प से मतलब कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया था जब भी कोई प्लांट को अगर आपको चिल रेजिस्टेंट बनाना है, तो ये पॉइंट आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आपका है फ्लेवर सोया टमाटो, जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि इसमें लेट राइपनिंग होती है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या की गई, बढ़ा दी गई। तो दीज टोमेटोज हैव एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ड्यू टू द डिले राइपनिंग, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की गई थी दैट इज द NtRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। उस जीन को लेकर के जो जीन आपके उसके वॉल के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गोल्डन राइस जो कि आपका बेसिकली एक बीटा कैरोटीन का कंटेंट होता है, जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं विटामिन ए के। गोल्डन राइस भी आपका एक जीएमओ के क्लास में आने वाला, जो कि फूड की क्वालिटी को और उसके क्वांटिटी को बढ़ाने वाले एग्जाम्पल्स में आता है। इसके कलर को लेकर के सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि इसका कलर गोल्डन क्यों है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो जीन इंट्रोड्यूस की गई थी बीटा कैरोटीन का, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके प्रोडक्शन की वजह से ही बेसिकली उसका गोल्डन कलर यहाँ पे आता है। तो गोल्डन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो बीटा कैरोटीन है, जो कि उस जीन के प्रोडक्शन से बन रहा है। सो प्लांट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ हेट्रोलॉगस सिस्टम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स। सो प्लांट को आप एज अ प्रोडक्शन हाउस के नाम से भी यूज कर सकते हैं। कुछ अगर आपके थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स जो कि बनाने हैं उनको अगर आप प्लांट में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो मॉलिक्यूल्स प्लांट में बनना आसानी से शुरू हो जाते हैं, और प्लांट को ग्रो कराना, प्लांट के लिए मीडिया प्रिपेयर करना थोड़ा आसान होता है। सो ऐसे प्लांट जिनको कि बेसिकली अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया सकते हैं, उनको आप स्टॉक फीड प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे बम्बू है, और सिट्रोलिना है, फिर इंडोरोपन है, फैक्सटाइल मिलेट है, वीट ग्रासेस है, राइस स्ट्रॉ है। ये सब आपके जो होते हैं वो फीडिंग के लिए फूडर की कैटेगरी में आते हैं। तो इन प्लांट्स में अगर कोई थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करके बना सकते हैं, ताकि अगर इसको कोई खाए, मतलब जो भी एनिमल्स अगर खाता है तो उसकी बॉडी में वो थेरेपेटिक मॉलिक्यूल चला जाए और उससे उस डिजीज़ से उसको क्योर करे या प्रिवेंशन करने का काम करे जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था। इसी अप्रोच पे एडिबल वैक्सीन भी आपका काम करता है। तो जैसा कि स्टार्टिंग आपको बताया था कि बनाना भी आपका एडिबल वैक्सीन की कैटेगरी में आता है, कि कुछ ऐसे जीन्स उसमें डाले गए और जो कि आपके एंटीजन मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। तो वो एंटीजन अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपके बॉडी में क्या
होता है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, तो एज़ अ वैक्सीन्स काम करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत आसान ईज़िबल अप्रोच होता है। आपको वैक्सीन्स बनाने के लिए, फिर वैक्सीन्स को लगाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल प्लांट में आप उसे इनकॉर्पोरेट करके उसका प्रोडक्शन हो जाता है, और आप उसे अगर आप इनटेक करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में चला जाता है। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एडिबल वैक्सीन जो है वो पोटैटो बेस्ड वैक्सीन किसके किसके लिए बनाए गए हैं। मिसल्स के लिए बनाया गया, कोलरा के लिए, और नॉर्फॉल्क वायरस के लिए, एटसेट्रा। और अंडर द रिगरस मिसल्स एंड क्लोरा, अच्छा ओके, ये रिपीटेड लाइन है, रिगरस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर में चल रही है। तो अभी तक जो आपको एडिबल वैक्सीन के थ्रू मिलने वाले जो वैक्सीन हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिया जा रहा है कि ये सब पे ट्रायल अभी चल रहा है, मतलब मार्केट में भी लॉन्चेज नहीं हो पाए हैं। अगर सक्सेसफुल सब कुछ रहा, तो आने वाले टाइम पे हम लोग कुछ ऐसे फ्रूट्स खाएंगे, और इन फ्रूट्स से हमको इन सब सारी चीज़ों के लिए जो बीमारी, मतलब लड़ने के लिए जो फैक्टर्स हैं, वो मिल जाएंगे। मतलब अलग से उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एडिबल वैक्सीन का अप्रोच बड़ा अच्छा है। इसको बनाने की कॉस्ट बहुत कम आती है, और ये आसानी से इंसान को पता भी नहीं चलेगा, उसकी बॉडी में वैक्सीन चले भी जाते हैं। बायोबिटेनॉल जो कि आपका एक बायोफ्यूल है, ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, और रिप्लेस किया गया आपको फॉर गैसोलीन से, जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। और आज के डेट में यूरोप में बेसिकली बायोडीजल जो होता है, वो मोस्ट कॉमन आपका बायोफ्यूल्स के कैटेगरी में माना जाता है। सो बायोफ्यूल्स को बनाने वाले कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, यहाँ से एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। सो फीड स्टॉक्स फॉर बायोडीजल इंक्लूड एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सोया एंड रिप्रेस्ड एंड जेट्रोपा हैम्प। तो ये आपके जेट्रोपा वाले जेट्रोपा वाले एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि आप एज अ बायोडीजल की प्रोडक्शन कराने के लिए कर सकते हैं। तो ये जेट्रोपा बड़ा फेमस है, इसको आप जानते रहिए। इसका जो सीड्स होता है, बहुत ज़्यादा हाईली फैटी एसिड कंटेन करता है, और इस सीड्स को निकाल करके फिर उसके जो ऑयल्स होते हैं, उनको प्यूरीफाई किया जाता है, और उनकी प्यूरीफाई को फिर क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे होते हैं, और इनको यूज़ किया जा रहा है। अपने इंडिया में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बायोडीजल वाले जो प्लांट हैं, वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। क्या पता नहीं आप लोगों ने यूज़ किया कि नहीं किया। मैं एक बार बायोडीजल भी यूज़ कर चुका हूँ, मतलब अपनी किया हुआ है, गए थे तो अभी लेकिन ये है कि आपके इंडिया में बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन का नहीं होता, मतलब स्टेशन बायोडीजल वाले बहुत कम हैं। सो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि एक जीन है लक्स, जो कि जिस रिस्पॉन्सिबल होता है इमिशंस ऑफ लाइट के लिए, और इसको एक्सप्रेशन कराया जा रहा है ई कोलाई में, और ये एज एक्ट एज अ बायोसेंसर का काम करता है वहाँ के लिए जहाँ पे आपका पूरा एरिया कैसा हो, मरकरी कंटामिनेटेड हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बायोमार्कर का भी काम करते हैं। बायोमार्कर वो होते हैं जहाँ पे कि उनके बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स हो जिनका एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसिफिक एरिया में हो। तो मरकरी के कंटामिनेशन के लिए जो आपका बायोमार्कर काम कर रहा है, वो क्या है, ई कोलाई। और उस ई कोलाई के पास आपका जो एक जीन है जिसका नाम है दैट इज द लक्स जीन। तो इस लक्स जीन की वजह से अगर आपका वो ई कोलाई ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पे मरकरी कंटामिनेशन होता है, तो वो क्या करेगा, लाइट का इमिशन करना शुरू कर देता है। इसके बेसिस पे आप उसे रीड आउट कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। बायो रेमिडिएशन से आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से आप हजार्डियस सब्सटेंसेस को या टॉक्सिक मटेरियल को इन्वायरमेंट से उसको लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को बेसिकली आप बायो रेमिडिएशन के नाम से जानते हैं। सो कौन कौन से ऐसे जीन हैं जो कि इस टेक्निक में आपके यूज़ किए जा सकते हैं। तो जीन बाईफेनाइल डाइऑक्सीजनेज विच हैज़ बीन इंसर्टेड इन द ई कोलाई टू ग्रेडेड पीसीबी, पॉलीक्लोरेटेड बाईफेनाइल। तो इस तरीके का ये जो प्लांट, मतलब कैटेगरी होती है इन वाले प्लांट्स में, बायो रेमिडिएशन वाले में, उनके पास ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जो डिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, या फिर आपके जीनोबायोटिक्स जो मटेरियल होते हैं, उनको लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो एक जो जीन है उसका नाम आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि ई कोलाई के सेल्स में इंसर्ट किया गया था, और उसके इंसर्शन से बनने वाली जो प्रॉपर्टी हुई, वो पीसीबी को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है आसानी से। इसका फुल फॉर्म को पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेनाइल के नाम से दिया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है हाइकर एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके पास बेसिकली ऐसी एबिलिटी हो कि जहाँ पे उनको ग्रो कराया जाए, अगर वहाँ पे किसी ऐसे मेटल्स का या कोई ऐसे आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे प्लांट्स को आप हाइकर एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। सो ब्रेसिका नेपस है यहाँ पे, और हेलियंथस एनस है, ये जो कि एग्जाम्पल्स हैं आपके हाइपर एक्यूमुलेटर्स के। और इनका यूज़ किया जाता है मरकरी और लेड रिमूवल फ्रॉम द कंटामिनेटेड सॉइल से। तो जहाँ पे मरकरी का और लेड का कंसंट्रेशन सॉइल में बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया में ऐसे प्लांट को क्या करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेट कर देते हैं। तो इन प्लांट के पास प्रॉपर्टी होती है कि पूरे सॉइल से उस पूरे लेड को या आपके मरकरी को क्या करते हैं, एक तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसे कुछ प्लांट होते हैं आयरन को एक्सेप्ट करने वाले, जिनको आप सिड्रोफोर प्रोडक्शंस के नाम से जानते हैं, तो उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके सॉइल में आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही ये भी, इनके पास भी ये प्रॉपर्टी है कि ये अगर मीडिया में, मतलब सॉइल में अगर आपका लेड का और मरकरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव करने का काम कर लेते हैं।
तो ये कुछ आपके एप्लीकेशंस वाले बेस्ड पे प्रोसेस था, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का क्या-क्या स्टैंड है और किस तरीके से है। सो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सबसे ये प्राइवेट एक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है और ये इंडिया में सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाली कंपनी में से आती है। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। देन इसके बाद आपका आता है बायोकॉन और ये आपका 1970 में एस्टेब्लिश हुआ। देन इसके बाद आपका गवर्नमेंट फंडेड है। ये ऊपर के दोनों जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये आपके नॉन गवर्नमेंटेड है। इसके बाद थर्ड वाला जो है आपका नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड, जिसे एनबीटी के नाम से आप जानते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया 1982 में, और इसी को चल करके अब बेसिकली डीबीटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1986 में इसका नाम चेंज करके एनबीटीबी से डीबीटी का नाम कर दिया गया था। सो नेक्स्ट इसके बाद है द इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट, नेमली मतलब पूरे आपके जो इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो कौन-कौन सी इंडस्ट्री है, दैट इज़ द बायो फार्मा, बायो सर्विसेज, बायो एग्री, बायो इंडस्ट्रियल एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ये 5 आपके क्या हैं कैटेगरी हैं, इंडस्ट्री हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। सो अमंग द 5 सेगमेंट्स बायो फार्मा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द लार्जेस्ट रेवेन्यू। जितने भी आपके ये 5 आपको पोर्शन दिखाए गए, उनमें सबसे ज़्यादा जो पैसा सरकार को जिससे मिलता है वो आपका बायो फार्मा है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो वैक्सीन्स हैं, थेरेपेटिक एजेंट्स हैं और कुछ आपके मेडिसिन भी यहाँ पे बनते हैं। तो बायो फार्मा इंडस्ट्री कंप्राइजेज मेनली फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एंड इट्स एक्सपोर्ट इन लार्ज क्वांटिटी इंटरनेशनली। तो आपने जैसा कि अभी देखा कि लास्ट ईयर में हमारी कंट्री ने बहुत सारे वैक्सीन को क्या किया, कंट्रीब्यूट किया दूसरे कंट्री के लिए भी। तो आपका जो बायो फार्मा इंडस्ट्री होती है वो वैक्सीन को बनाने का काम करती है और अपनी कंट्री में सप्लाई करेगी, एज वेल एज ये फॉरेन कंट्री में भी क्या करता है, सप्लाई करता है। और इसके साथ साथ में डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स का भी प्रोडक्शन कराता है आपका बायो फार्मा कंपनी। सो बायोटिक प्रोडक्ट्स सच एज रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी, वैक्सीन्स एंड ह्यूमन इंसुलिन्स एंड एरिथ्रोपोइटीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब आपके बनाए गए इस बायो फार्मा कंपनी के थ्रू, जो कि आपके जेनेटिकली मतलब जेनेटिक इंजन के थ्रू क्या किया गया, बनाया गया। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो हेपेटाइटिस वैक्सीन को बनाने वाला आपके इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन में आता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में ही बनते हैं। सो भारत बायोटेक कॉमर्शियली लॉन्चेस द फर्स्ट रोटा वायरसेस वैक्सीन टू रेडिकेट द रोटा वायरस डायरिया इन द इंडिया। भारत बायोटेक ने रोटा वायरस के थ्रू होने वाले डायरिया को हटाने के लिए, मीन्स खत्म करने के लिए, सबसे पहला आपका रोटा वायरस वैक्सीन क्या किया था, लॉन्च किया था, जो कि कमर्शियल स्केल पे था, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सो नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क इन इंडिया। कौन कौन से पार्क हैं आपके इंडिया में, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। इनका प्लेस और इनके नेम का मैचिंग कराने के लिए आपका आता है। तो बेंगलोर बायोटेक पार्क आपका कर्नाटका में है, बायो फार्मा पार्क आईटी आपका उड़ीसा में है, और गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क आपका चेन्नई में है, गुवाहाटी बायोटेक पार्क आपका गुवाहाटी में है, आईसीसीआई नॉलेज पार्क आपका हैदराबाद में है, इंटरनेशनल बायोटेक पार्क आपका पुणे में है, और कैनरा बायोटेक पार्क आपका केरला में है, लखनऊ बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में। कुछ तो आपको ऐसे इनके नाम से समझ में आ जाएंगे। और सपूर जी पलोनी जी बायोटेक पार्क आपका हैदराबाद में है, फिर आपके टाइसल बायोटेक पार्क आपका चेन्नई में है। तो ये कुछ आपके नेशनल मतलब बायोटेक आपके पार्क हैं, जो कि उनके अलग अलग लोकेशंस को बताता है। तो आई डोंट नो कि यहाँ से सवाल आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, बट पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हाँ, मैचिंग कराने के लिए दे सकता है। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डीबीटी की द्वारा फंड किए जाते हैं और वहाँ पे रिसर्च कराया जाता है। डीबीटी आपका एग्जाम भी कराती है, जो कि एमएससी भी कराती है अलग अलग स्ट्रीम में, और इसके साथ साथ में रिसर्च कंडक्ट कराने का भी काम करता है। तो कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिसमें सबसे पहला सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे मैं गया हूँ, ये हैदराबाद में है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। अगर किसी का इंटरेस्ट मॉलिकुलर बायोलॉजी में पीएचडी करने का है, खास करके मॉलिकुलर मेडिसिन पे इनका काम करना है अगर, तो वो सीडीएफडी को हायर मतलब अप्रोच कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कराते हैं ये लोग यहाँ पे। पूरी इंस्टीट्यूट ही कोर मॉलिकुलर बायोलॉजी पे क्या है, बेस्ड है। आपका डीएनए आइसोलेशन का काम तो ऐसे कराते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में मीडिया प्रिपरेशन का काम कराया जाता है, और बड़ी अच्छी फैसिलिटी भी है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट्स है, कोई कॉलेज नहीं है, हालांकि छोटा है और स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन काम बहुत नंबर 1 का होता है वहाँ पे। और नेक्स्ट आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इम्फाल मणिपुर में है। और नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में, और नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स आप मोहाली में है, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका गुड़गांव, मीन्स न्यू दिल्ली के आगे जो गुड़गांव है वहाँ पे है। और नेक्स्ट आपका नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है, और नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च एनआईपीजीआर न्यू दिल्ली, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, जाने का मौका मुझे मिला। और यहाँ के सर हैं, एक बहुत अच्छा काम करते हैं उस पे ओजोन स्ट्रेस पे, प्लांट के फिजियोलॉजी पे काम करते हैं वो, तो उनका बड़ा अच्छा काम चलता है। नेक्स्ट आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स जो कि कल्याणी में है, वेस्ट बंगाल में।
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यहाँ पे भी जाने का मौका मिला, ये भी न्यू दिल्ली में है, बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे इम्यूनोलॉजी को लेकर के और इनका अपना खुद से अलग से भी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम ये लोग कराते हैं और साथ-साथ में जो टाइफर का एग्ज़ाम होता है, उस टाइफर के एग्ज़ाम के थ्रू भी आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, तो इस ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम में है और ओके। सो इस तरीके से ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा-सा समरी था और होपफुली कि आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली हों जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही और अभी मेरे ख़्याल से कितना बज रहा है? पौने 7 बज रहा है। ओके। सो सब लोग हैं अभी? ओके, ओके, ओके। सो अभी आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आप लोगों के पास अभी टाइम का क्राइसिस है और आपको कल एग्ज़ाम के लिए देने जाना है। सो अब आपको अच्छे तरीके से लगभग सारी चीज़ें जो मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। आप होपफुली कि अपना प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर चुके होंगे। सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप आज ही कर लीजिए। आपको एक सिंपल सा ब्लैक मतलब बॉटल लेके जाना है आपको पानी पीने के लिए, मास्क आपको लेकर के जाना है और इसके बाद आपके पास ब्लू या ब्लैक आपका पेन होनी चाहिए और कोई एक आपकी आईडी कार्ड होनी चाहिए, जिस पे आपको फ़ोटो लगे हुए हैं और आपका एड्रेस अच्छे तरीके से दिख रहा हो। साथ-साथ आपके एडमिट कार्ड में 2 चीज़ें हैं, एक आपका डिक्लेरेशन लेटर है, जिस पे आपको लिख कर जाना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मतलब आप पिछले कुछ दिनों में बीमार नहीं हुए हैं, आप नॉर्मल हैं और उस पे आप साइन करके आराम से सारा चीज़ अरेंजमेंट करके आज ही आप रख लीजिए और प्लीज़ फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप टारगेट रखिए कि अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे 8 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। 8:45 का मतलब 8:30 का अगर आपको वहाँ पे टाइम दे रखा है, तो आप आधे घंटे पहले ही पहुँच जाइए। उससे लेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है और ये सारी का सारा जो अरेंजमेंट है, उसको आज आप कर लीजिए। अभी आप अच्छे तरीके से फ्री हैं, रिलैक्स हैं, तो अपना अभी यहाँ से फ्री होंगे तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने सामान को अरेंज कर लीजिए और कोशिश कीजिए आज मिनिमम 6 घंटे की नींद आज अपने आप को दीजिए क्योंकि आप जितना अच्छे से रिलैक्स होकर के जाएँगे एग्ज़ाम्स में, उतना अच्छा आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करेगा। सो आज आपको लेट नाइट जगने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ करने की आदत है, तो प्लीज़ आज आप उसको थोड़ा साइड कर दीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि 11 बजे के आस-पास में आप सो जाइए ताकि आप अगर 5 बजे भी सो कर के उठते हैं, तो आपकी 6 घंटे की नींद जो होती है, वो पूरी हो जाती है। सो मिनिमम 6 आवर्स के स्लीपिंग आवर्स आप रखिए और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और कल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स मूड में होकर के एग्ज़ाम देने जाएँ और बहुत दिनों से वेट किया आप लोगों ने इस डे का और होपफुली कि आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। एग्ज़ाम दे कर के आएँ आप तो आपके अंदर में एक पॉज़िटिवनेस दिखे कि हाँ सर, अच्छा से पेपर हुआ और आप अच्छे से कर के आएँ। सो मेरी तरफ से आप लोगों को जो बोलना था वो मैंने आपको बोल दिया कि आप इन चीज़ों का ध्यान दें। वैसे आप लोग काफ़ी समझदार हैं। आप लोगों ने भी अरेंजमेंट कर रखा होगा, लेकिन कल के लिए कोई काम आप प्रिंट मतलब पेंडिंग मत रखिए। अगर आपने प्रिंट नहीं कराया है तो आप यहाँ से फ्री होकर के पहले जाकर उसको प्रिंट निकाल लीजिए और सारी चीज़ों को एक जगह पे अच्छे से रख लीजिए। कल के लिए कोई हौच-पौच वाली स्थिति बनने वाली ना हो। ओके? ओके, ओके। सो बिल्कुल, बिल्कुल। कल का आप लोगों का डे बहुत अच्छा हो और मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि आप सब लोग अच्छा कर के आएँ और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सभी सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तहे दिल से मेरी भगवान से यही गुज़ारिश है कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप लोगों के सैटिस्फैक्शंस मिले पेपर दे कर के और आप अच्छे से पेपर दे कर के आएँ। चलिए फिर मिलते हैं कल पेपर के हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कल आप लोग एग्ज़ाम देकर के आएँगे तो बिल्कुल ग्रुप अभी बना हुआ है, ग्रुप को भी इसे बने रहने देंगे, उसको डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशंस होगी, उसे हम लोग ग्रुप के थ्रू ही कन्वे करेंगे और कोशिश करेंगे कल अगर आप सब लोग गैदर हो पाते हैं, तो आधे घंटे के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे, फिर आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कैसा रहा पेपर का आप लोगों का एक्सपीरियंस, ओके? वैसे एग्ज़ाम तो आपका दिन में फ्री हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फिर इवनिंग में ही लगाएँगे, चाहे 3 बजे भी लगा सकते हैं, 5 बजे, जब भी आप लोग कम्फ़र्ट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4, 5, 6 अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, बाकी लोग अच्छा ठीक है, मतलब 6 बजे के बाद लगेगा तो ठीक रहेगा? ओके, ठीक है, तो फिर 6 बजे के बाद ही लगाएँगे ताकि आप लोग आराम से रेस्ट मोड में वो लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ओके? Okay, most welcome and wish you very best in the your exam for your examinations in the all sections. सब अच्छे से तरीके से आप लोग कर के आइए। ओके, मोस्ट वेलकम।